यस क्लास। हाँ जी, तो सेक्शन नंबर 50 तक कल अपनी बात हो गई थी, 1 to 50। नाउ सेक्शन नंबर 51 से 71, पहले 51 हो गया था, वो अपना छोटा सा एक पॉइंट था, पेड अप शेयर कैपिटल के रेशियो में अपने को डिविडेंड का पेमेंट करना है, छोटा सा पॉइंट था, खत्म कर लिया। नाउ बहुत बढ़िया सेक्शन है, बहुत सिंपल वाला। प्रीमियम पर शेयर इशू हो सकते हैं क्या? तो मैक्सिमम प्रीमियम कितना होगा? कितना भी हो सकता है, कोई लिमिट मैक्सिमम प्रीमियम की बेसिकली है ही नहीं। बढ़िया। अब सवाल यह है कि प्रीमियम कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन ये वाला बनता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के आखिर यूजेस क्या होते हैं। तो 5 यूजेस बेसिकली सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। 5 कौन कौन से? जल्दी। बोनस इशू के लिए, बायबैक के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, डिस्काउंट ऑन इशू वगैरह को राइट ऑफ करने के लिए, एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। डायरेक्टली अपने 5 यूजेस हैं, लेकिन 5 यूजेस जो हैं वो उन कंपनीज के लिए हैं जो नॉट कवर्ड अंडर 133 है। अगर कवर्ड वाली कंपनियां हैं तो 2 पॉइंट इसमें से हट जाएंगे। कौन से वाले? प्रिलिमिनरी वाला हट जाएगा और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हट जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रीमियम के यूजेस कई बार आ जाते हैं, ये अपने को पढ़ करके जाना चाहिए। चलिए, इशू है डिस्काउंट। डिस्काउंट का क्या सीन है भाई? मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है? नाउ टाइम डिस्काउंट के ऊपर शेयर इशू हो ही नहीं सकते एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स, बराबर। तो शेयर जो हैं वो डिस्काउंट इनके ऊपर प्रोहिबिटेड है एक्सेप्ट इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। अगर किसी भी कंपनी ने डिस्काउंट पे शेयर इशू किया तो एब्सोल्युटली होगा वॉइड। ठीक है। कंपनी में इशू शेयर एट डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर, लेकिन इन कंडीशंस में कर सकते हैं डिस्काउंट पर इशू। कंडीशन क्या होगी कि जब डेप्ट को शेयर में किया जाता है कन्वर्ट। ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी डेप्ट को शेयर्स में कन्वर्ट अपन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कोई रेजोल्यूशन प्लान बना करके, स्टैट्यूटरी प्लान, डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम बना करके, या डायरेक्शन और रेगुलेशन बाय आरबीआई। आप लोग कई बार देखते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत बड़ा लोन हुआ एसबीआई का, अब री पे होना मुश्किल लग रहा है तो गवर्नमेंट को लगता है एक काम करते हैं, डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम बनाते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी चेंज की जाती है, थोड़ा लोन का टाइम पीरियड बढ़ाया जाता है, कंडीशंस वगैरह चेंज होती है। तो ऐसी कोई स्कीम में उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि अरे काम करते हैं, क्यों ना लोन के बदले में शेयर्स ले लिए जाए। ये पॉइंट आप लोग उधर भी पढ़ते हो, सेक्शन नंबर 62 राइट इशू में भी, कि गवर्नमेंट कई बार ऑर्डर करती है कि यार हमारे लोन को शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो वही हो गया। तो ऐसे लोन के बदले में जब आप शेयर दे रहे हो तो अपन डिस्काउंट के ऊपर शेयर इशू कर सकते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। मतलब ये समझ लो कि जैसे 500 करोड़ का मान लीजिए कि लोन है, बराबर, बदले में हम 600 करोड़ के शेयर दे रहे हैं, तो 600 करोड़ के शेयर 500 करोड़ में देने का मतलब 100 करोड़ का क्या दे दिया तुमने? डिस्काउंट दे दिया। ये परमिसिबल हो सकता है, अदरवाइज नॉर्मल इशू कभी भी डिस्काउंट के ऊपर नहीं होगा। अगर हुआ है तो वॉइड है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये जो सेक्शन 52 और 53 के प्रोविजन है, ये इशू ऑफ शेयर्स पे लगते हैं, लेकिन डिबेंचर्स के ऊपर नहीं लगते हैं। अपने को ध्यान में रखना चाहिए, सिर्फ शेयर्स के लिए है। स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन नंबर 54 क्या कहता है भाई? सबसे पहला, स्वेट इक्विटी किनको दिया जाता है? सबको पता है, ये एम्प्लॉइज को और डायरेक्टर को। कैसे देते हैं? डिस्काउंट पर दे सकते हैं, अभी भी पढ़ा। कंसिडरेशन अदर देन कैश पे भी दिया जा सकता है। क्यों देते हैं? कोई टेक्निकल नॉलेज शेयर करने के लिए, या फिर अगर कोई कॉपीराइट या पेटेंट इनके पास में है जो कंपनी एक्वायर कर रही है तो इनको दे सकती है, या कोई भी ऐसा वैल्यू एडिशन, मतलब कुछ भी ऐसा जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल इन्होंने किया है, तो उसके बदले में अपन स्वेट इक्विटी दे सकते हैं। अब यहां पे जो ऊपर वर्ड आया था एम्प्लॉय, उसका मीनिंग दे रखा है अपने को। एम्प्लॉय का मतलब हमारा परमानेंट एम्प्लॉय, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। सेकंड नंबर पे डायरेक्टर, होल टाइम हो चाहे नहीं हो, वो भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन के अंदर आएगा। और एन एम्प्लॉय और ए डायरेक्टर ऑफ अ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी, कोई कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉय को भी अगर स्वेट इक्विटी है तो दे सकती है, सेम अपनी होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉय को भी स्वेट इक्विटी इशू कर सकती है। तो आपकी खुद की कंपनी का एम्प्लॉय हो जरूरी नहीं है। ठीक है। कंडीशंस क्या रहेंगी? उसी तरह के शेयर पहले से इशू होने चाहिए, एसआर पास करना पड़ेगा, सबको पता है। एसआर पास करने के 12 महीने के अंदर आपको शेयर अलॉट कर देने चाहिए, और
जो रेजोल्यूशन पास करोगे उसमें जो इन्फॉर्मेशन आप दोगे सारे मेंबर्स को, उसमें नंबर ऑफ शेयर कितने, करंट मार्केट प्राइस कितना, कंसिडरेशन कितना ले रहे हो, वो सब भी, और किन किन को दे रहे हो वो सारा डिटेल भी अपने को लिखना पड़ता है। बट ऑब्वियस है जब एसआर पास करोगे, और खास करके जब ये स्पेशल बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो भेजोगे ना, तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन तो लिख के आपको देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात होगी। सीलिंग लिमिट वाला पॉइंट बहुत बढ़िया है। एनुअल लिमिट है 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल इन अ ईयर। एक साल में 15% ऑफ कैपिटल से ज्यादा अपन नहीं दे सकते, लेकिन इसकी एक ओवरऑल लिमिट भी है। कितनी? 25%। उस पर तो आ रहा हूं अभी, लेकिन पहले वो लिमिट वाली बात कर लेते हैं। एनुअल लिमिट वैसे 15% और ओवरऑल लिमिट कितनी? 25%। मतलब कभी भी आपको इश्यू करते वक्त दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। ये एनुअल लिमिट 15 और ओवरऑल पुरानी नई सब मिला करके कभी भी 25% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, 15% वाले में भी एक चक्कर इन्होंने कर दिया। 15% ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल, और जिनकी वैल्यू रहे 5 करोड़, विच एवर इज हायर, उतना आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन करते वक्त पहले एनुअल लिमिट निकाल करके लिखनी पड़ेगी, फिर आपको ओवरऑल लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी कि कहीं 25% से ऊपर तो नहीं जा रही है। उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि स्वेट इक्विटी शेयर कितना इश्यू हो सकता है। एमसीक्यू यहां से बन सकता है, स्टार्टअप कंपनीज को स्टार्टिंग 10 साल तक 50% ऑफ पेड अप कैपिटल जो है वो स्वेट इक्विटी में इश्यू करने का राइट है। इनके लिए कोई एनुअल लिमिट वगैरह नहीं है। बराबर है? सही है? ये बोलो, याद है प्रोविजन? हाँ, 50% ही है। किसका? तो अब 10 साल तक स्टार्टअप कंपनीज 10 साल तक कितना इश्यू कर सकते हैं? अच्छा, 50% का मतलब हर साल 50%? ओवरऑल भाई, ओवरऑल, बट ऑब्वियस ओवरऑल ही है। ओवरऑल लिमिट इनके लिए 10 साल तक कितनी है? 50% की रहेगी। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ अदर प्रोविजन है छोटे छोटे से। लॉक इन पीरियड रहेगा 3 साल का, मतलब 3 साल तक स्वेट इक्विटी शेयर्स को एम्प्लॉय बेच नहीं सकता है। स्वेट इक्विटी शेयर का वैल्यू वैल्यूअर डिसाइड करेगा। बराबर। अच्छा, वैल्यूअर जब वैल्यू डिसाइड करेगा तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेक करेगा। भाई अगर कोई कॉपीराइट या पेटेंट हो रहा है तो उसके हिसाब से डिसाइड करेगा। सिंपल है। जो भी डिटेल्स होंगी स्वेट इक्विटी शेयर की उसको बोर्ड रिपोर्ट में आपको डिस्क्लोज भी करना पड़ता है। सिंपल सा पॉइंट है। एक रजिस्टर अलग से मेंटेन करेगी कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे, जहां पे स्वेट इक्विटी शेयर्स की डिटेल लिखेगी। और इनके बाकी के राइट्स वगैरह सेम ही रहेंगे क्या? जो इक्विटी शेयर्स के राइट, रेस्ट्रिक्शन, लायबिलिटीज होती है वो सब इनके भी रहेंगे, क्योंकि ये भी है तो स्वेट इक्विटी शेयर ही। कंडीशंस बस अलग हैं, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आने लायक क्वेश्चन आज तक या तो थ्योरी क्वेश्चन कोई पूछा छोटा मोटा, या फिर एमसीक्यू भरपूर है। 15%, 25%, ठीक है। स्टार्टअप कंपनीज के लिए 50%, लेकिन वो भी 10 साल के लिए, ठीक है। और लॉक इन पीरियड इसके अंदर अपना कितना हो गया? 3 साल का हो गया। तो ये कुछ पॉइंट एमसीक्यू के हिसाब से बढ़िया है जो अपने को पढ़ना चाहिए। चलिए सेक्शन 55 पे आते हैं, कंडीशंस फॉर इशू। अब ये है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। आर्टिकल से ऑथराइज होना चाहिए, एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई चीज है इश्यू करने से पहले तो डिफॉल्ट रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। मतलब आज से पहले प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने में या डिविडेंड का पेमेंट करने में कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, ठीक है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आज की डेट में इश्यू नहीं होते हैं। रिडेम्पशन कितने साल में करना है? 20 साल, ठीक है। लेकिन आगे क्या बोला है? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वाली कंपनीज अगर हैं तो 20 की जगह पे 30 साल। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, 21 ईयर से 10% का रिडेम्पशन आपको करना पड़ेगा ऑन द डिजायर ऑफ द शेयर होल्डर। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। यहां मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में सुनना, 20 साल मैक्सिमम बढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 30 साल, यही था। और 21वें साल से अपने को हर साल 10% का रिडेम्पशन करना है ऑन द डिजायर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। डिबेंचर के रिडेम्पशन का मैक्सिमम टाइमिंग कितना है? 10 साल में रिडीम करना है। बढ़ा करके कुछ है क्या? वो कितना है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 है कि 30 है? वो कितना है? वैसे तो आ जाएगा अभी आगे, लेकिन इन दो में थोड़ा थोड़ा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है यार। दोनों में रिडेम्पशन है। चेक करो बुक में, तुम्हारी बुक में चेक कर लो।
कितना है भाई? 10 और 30 है, और प्रेफरेंस शेयर में 20 और 30 है। प्रेफरेंस शेयर में 20 और 30 है, जबकि अपन डिबेंचर्स का रिडम्पशन करते हैं तो उसमें 10 और 30 है, 10 और 30 है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। और वो 21 ईयर से चालू करने वाला कंसेप्ट डिबेंचर्स के अंदर नहीं है, अपने को ध्यान रखना है। खत्म। चलिए, रिडम्पशन की कंडीशंस सबको पता है, शेयर फुली पेड अप होने चाहिए, ठीक है। रिडीम अपन करेंगे या तो आउट ऑफ प्रॉफिट से, तो बनाते ना कौन कौन सा, CRR, या फिर करेंगे फ्रेश इश्यू ऑफ प्रोसीडिंग से, कोई दिक्कत नहीं है। सोर्स ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, हाँ जी, अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम देना है तो कहां से लाऊं? या तो प्रॉफिट में से दिया जा सकता है, या फिर अच्छा कंपनी के अंदर, अच्छा ये 33 नहीं है, 133 करना है इसको, तो आउट ऑफ प्रॉफिट में से होगा। और बाकी अगर कोई है तो आउट ऑफ प्रॉफिट और प्रीमियम दोनों से हो सकता है, अपने को ध्यान में रखना है। अपन अभी भी पढ़ के आए, जो भी रिडम्पशन का नॉमिनल वैल्यू के बराबर का शेयर्स का अमाउंट है वो CRR में ट्रांसफर होता है, आपको सबको पता है। CRR का यूज ओनली होता है फुल्ली पेड अप बोनस शेयर को इश्यू करने में। छोटे छोटे से पॉइंट है। नोटिस ऑफ रिडम्पशन सेंड टू ROC, अपन ROC को भेज देते हैं, कहानी खत्म। अब इसमें एक बढ़िया चीज आती है, ये वाली, जिसको अपने मेन बुक में मैंने लिखवाया था, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ रिडम्पशन। सेक्शन एक्चुअल में नाम है इश्यू ऑफ फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इफ अ कंपनी इज अनेबल टू रिडीम एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर और पे डिविडेंड। अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन या उस पर डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो एक अल्टरनेट चॉइस और दे रखा है, आप उस अमाउंट और डिविडेंड के बराबर के नए प्रेफरेंस शेयर उनको दे सकते हो। लेकिन क्या ये जबरदस्ती है या उनका कंसेंट लेना पड़ेगा? तो चेक करते हैं। इशू फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग डिविडेंड इन रेस्पेक्ट ऑफ अनरिडीम प्रेफरेंस शेयर। जैसे ही ये इशू कर दोगे तो हम ये मान लेते हैं कि जो पुराने वाले उनका क्या हो गया, रिडम्पशन हो गया। तो सीधी सी बात है, प्रेफरेंस शेयर हमने इशू के 20 साल का टाइमिंग उनका पूरा हो गया था और हमारे पास रिडम्पशन करने को पैसा नहीं है, तो हमने उन पुराने के बदले में नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए। एंट्री भी बहुत सिंपल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डाल दो, खत्म, ठीक है। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, 3/4 ऑफ प्रेफरेंस शेयर की लेनी पड़ेगी कंसेंट। 3/4 नंबर में या वैल्यू में? कंसेंट ऑफ द होल्डर ऑफ 3/4 इन वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और साथ में अप्रूवल लेना पड़ेगा ट्रिब्यूनल का। NCLT का परमिशन भी लगता है भी, इधर ध्यान रखिएगा। और डिसेंटिंग शेयर होल्डर को तो अपने को रिडम्पशन करके देना ही पड़ेगा, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां मेरे पास 3 सेक्शन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूं। 27, 48 और 55। 27 मेरे ख्याल से वो था जहां हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस वाले, उसमें जो डिसेंटिंग वाले लोग होंगे उसमें रिजोल्यूशन कौन सा पास करना है पहले तो ये बताओ। SRE था इसमें, बोलो। अगर कोई डिसेंटिंग वाले लोग थे तो उनका क्या कर रहे थे, उनको हम दे रहे थे एग्जिट ऑफर सीधा सीधा ही, यही था जो भी सेबी डिसाइड कर रहा था। अब 48 के अंदर हम वेरिएशन कर रहे थे शेयर होल्डर के राइट्स में, यही था ना 48। अब इसमें भी क्या हो रहा था कि हम 3/4 का रिटर्न कंसेंट और ले रहे थे, ऐसा ऐसा मैटर था। लेकिन इसमें भी 3/4 का कंसेंट तो ठीक है, इधर भी डिसेंटिंग वाले लोग थे, उनका क्या कर रहे थे, उनका क्या पावर था? क्या वो था क्या कि अगर तुम्हारे पास 10% हो तो तुम ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो, है ना? इसीलिए तीनों सेक्शन साथ में ले रहा हूं क्योंकि तीनों में डिसेंटिंग वाला मैटर है। एक में डिसेंटिंग वालों को एग्जिट ऑफर पकड़ा के टाटा बाय बाय कर दो, लेकिन 48 वाले में डिसेंटिंग वाले तभी काम करेंगे जब इनके पास एटलीस्ट 10% की वैल्यू के शेयर्स हैं, तो आप जाकर के ट्रिब्यूनल को कंप्लेन करोगे और फिर जैसा ट्रिब्यूनल को ठीक लगेगा वो करेगा। वो बोलेगा रोक दो तो रोक देंगे अपन, हाँ वेरिएशन और करने को बोलेगा तो कर देंगे, वो ट्रिब्यूनल के ऊपर है। इसमें एग्जिट ऑफर या पैसा वापस देने की कोई बात हमने नहीं करी है। 55 कहता है रिडम्पशन करना प्रेफरेंस शेयर का नए प्रेफरेंस शेयर देके, यहां पे भी चाहिए 3/4 का कंसेंट, लेकिन इधर भी डिसेंटिंग वालों को तुमको रिडम्पशन करना ही पड़ेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो डिसेंटिंग के 3 पॉइंट यहां पे हैं, ध्यान रखोगे। अच्छा एक बढ़िया चीज और, 55 में 3/4 के साथ NCLT का परमिशन भी है, ये लिखना, तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर उड़ेंगे,
ठीक है, चलिए 56 वाले सेक्शन पे आऊं उससे पहले इस पर एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं 55 पर ही। ये देखिए भाई, क्वेश्चन है एसकेएस लिमिटेड issued 8% 1,50,000 redeemable preference share of 100 each in the month of 2010, which are liable to be redeemed within a period of 10 years. बराबर, due to COVID-19 pandemic, the company is neither in a position to redeem the preference share nor to pay dividend accordance with the terms of issue. वो redemption नहीं कर पा रही है. The company, with the consent of redeemable preference share of 70% in value, made a petition to the tribunal to accord approval to issue further redeemable preference share equal to the amount due. 70% का कंसेंट लेकर के उन्होंने ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन लगा दिया है कि सर हमको परमिशन दे दो. पिटिशन मतलब एप्लीकेशन लगाना. Will the petition be approved by the tribunal in the light of the provision of Companies Act? बोलो. नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि 75% का कंसेंट चाहिए और इधर 70% के आया तो ये अप्रूव तो होने वाला नहीं है. ठीक है, आंसर लिखने में पहले प्रोविजन लिखना, और प्रोविजन में ज्यादातर लोग कोई एसआर लिख देता है, कोई 3/4 लिख देता है. 3/4 तो सही है, लेकिन 3/4 इन वैल्यू है. 3/4 ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर. इतना जल्दबाजी नहीं करना. 3/4 वैल्यू वालों का कंसेंट चाहिए और ट्रिब्यूनल का अप्रूवल भी चाहिए. दोनों चीजें चाहिए. तो यहां इनको 70% का मिल गया, ट्रिब्यूनल के पास चले गए. 100% है कि यहां पे 3/4 का कंसेंट ही है, इसीलिए ट्रिब्यूनल इसको अप्रूव नहीं करेगा. 75% का ले लेता तो कर देता, लेकिन ट्रिब्यूनल इसको सेट पिटिशन इज नॉट वैलिड और एनसीएलटी इसको अप्रूव करने वाला नहीं है. ये आप लोग आंसर में ध्यान में रखने वाले हो. बराबर, तो ऐसा क्वेश्चन इस पर बन सकता है, ध्यान रखोगे अच्छी तरह से. अगले पे पहुंचते हैं भाई. सेक्शन 56 छोटा सा सेक्शन है, ज्यादा इसमें कोई टेंशन है नहीं. ट्रांसफर करने का तरीका. अगर मेरे पास शेयर है और मुझे ट्रांसफर करना है तो अच्छा, दो वर्ड है, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन. ट्रांसफर होता है वॉलंटरी, ट्रांसमिशन होता है कंपल्सरी, डेथ इंसॉल्वेंसी की वजह से. तो अब यहां पे आया एप्लीकेशन देनी है अपने को कंपनी को. एप्लीकेशन स्टैम्प होनी चाहिए, उस पर डेट होना चाहिए. ट्रांसफर ट्रांसफरी दोनों के साइन, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन होना चाहिए. और डिलीवर्ड टू द कंपनी अलोंग विद शेयर सर्टिफिकेट विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज. जिस वक्त आपने ऊपर वाला जो फॉर्म लाया और उसके ऊपर स्टैंपिंग करवाई, उस स्टैंपिंग की डेट से 60 दिन के अंदर अंदर अपने को ये क्या करना चाहिए, आरओसी को सबमिट कर, सॉरी आरओसी को नहीं, कंपनी को सबमिट कर देना चाहिए. ट्रांसफर तो कंपनी करेगी, ठीक है, कंपनी इसको रजिस्टर कर देगी और 1 महीने में सर्टिफिकेट इशू कर देगी. लेकिन अगर इसमें पार्टली पेड अप शेयर है तो कंपनी क्या करेगी, ट्रांसफरी को एक नोटिस इशू करेगी. इसको मैं शेयर ट्रांसफर कर रहा हूं, उसको नोटिस इशू करेगी कि भैया तेरे को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, पार्टली पेड अप शेयर है. नो ऑब्जेक्शन रिसीव विद इन 2 वीक. 2 वीक का उसको टाइम देंगे. नो ऑब्जेक्शन लिख देंगे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैंने साइन किया, मुझे शेयर ट्रांसफर कर दो. अपॉन रिसिप्ट ऑफ नो ऑब्जेक्शन ऑफ द कंपनी शेल प्रोसीड रजिस्टर द ट्रांसफर. मतलब 2 वीक में अगर उसका जवाब नो ऑब्जेक्शन आ गया तो हम आगे प्रोसीडिंग करके उसके नाम पे शेयर ट्रांसफर कर देंगे. मतलब 2 वीक में नहीं आया तो शेयर ट्रांसफर नहीं करेंगे. ज्यादातर लोगों को लगता है कि 2 वीक तक वेट कर लेंगे, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद रजिस्टर कर देंगे. क्यों करेंगे भाई, सवाल ही नहीं होता है. क्लियर सेक्शन में बोला हुआ है, आया अगर नो ऑब्जेक्शन तो शेयर उसके नाम से, ट्रांसफरी के नाम से करेंगे. नो ऑब्जेक्शन का मतलब ट्रांसफरी बोलेगा हाँ जी मुझे पता है पार्टली पेड अप शेयर है, मैं कोई ऑब्जेक्शन इस पर नहीं कर रहा हूं, मेरे साइन है, मुझे ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है. और कुछ भी नहीं आया उसका तो बट ऑब्वियस है. अच्छा, ऑब्जेक्शन आ गया उसका 2 वीक में तो नहीं करेंगे. 2 वीक में कोई जवाब नहीं आया तो भी उसके नाम पे ट्रांसफर नहीं करना है. दिस शेल नॉट अप्लाई टू अ गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है भाई, फॉर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय नॉमिनीज ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर ये रूल नहीं लगता, लेकिन इसमें रूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. चलिए, अच्छा, जुरिस्डिक्शन वाला पॉइंट तुम जानते हो, केस पढ़ के आए हो. शेयर ट्रांसफर से रिलेटेड अगर कोई केस हो रहा है, वो दिल्ली मुंबई वाला अपना केस था, है ना, तो जुरिस्डिक्शन एरिया होगा जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है. ये आपको ध्यान में रखना है. शेयर होल्डर कहीं पे भी रहता है, उससे अपने को मतलब नहीं है. चलिए, ट्रांसमिशन का मतलब अभी आपको बताया मैंने, शेयर होल्डर मर गया, ऐसा कुछ हो गया तो नोटिस टू बी गिवन टू द कंपनी बाय लीगल हेयर.
लीगल हेयर कंपनी को नोटिस देगा कि भाई पापा मर गए, शेयर मुझे दे दो। ट्रांसमिशन इज रिकॉर्डेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। किस बात का एविडेंस? वो मरने वाले का मरने का एविडेंस तो देना ही है, तुम ही नॉमिनी हो, इस बात का क्या एविडेंस है? या तो पहले से नॉमिनेशन फॉर्म भर रखा होगा, उसकी एक कॉपी कंपनी के पास, एक तुम्हारे पास, नहीं तो फिर क्या डीएनए रिपोर्ट? तो अपना स्कूल का सर्टिफिकेट ही भेज दे, आधार कार्ड भेज दे, अभी तो जिसमें पापा का नाम लिखा हुआ है, कुछ भी भेजो ना भाई। नो ट्रांसफर फॉर्म इज रिक्वायर्ड। अच्छा, इसमें अपने को कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगता भाई किसी तरह का, मर गया उससे काय का पैसा लेना, बात खत्म। ऑल द राइट्स ऑफ ओरिजिनल मेंबर आर ट्रांसफर टू लीगल हेयर ड्यूरिंग एंड आफ्टर ट्रांसमिशन। उसके राइट्स रहेंगे उसके पास में, ये अपने को ध्यान में रखना है, छोटी सी बात है। और 57 था क्या कोर्स में? है, कटा तो नहीं ना? पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। पर्सोनेशन क्या होता है? लोग ऐसे को दिखावा करते हो, है नहीं शेयर होल्डर लेकिन अपने आप को शो करता है शेयर होल्डर, ऐसा कुछ है। तो इफ एनी पर्सन डिसीटफुली पर्सोनेट, अपने आप को प्रिटेंड करता है ओनर ऑफ सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, कोई भी शेयर वारंट कूपन इशूड इन परसुएंस ऑफ कंपनीज एक्ट, और अपने आप को शेयर होल्डर बता करके उससे जुड़े हुए बेनिफिट्स लेने की कोशिश करता है। कैसे बेनिफिट्स? ये देखो, ऑब्टेन और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन एनी सच सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, एनी सच शेयर वारंट और कूपन, और रिसीव और अटेम्प्ट टू रिसीव एनी मनी ड्यू टू एनी सच ओनर। कोई आदमी एक्चुअल में शेयर्स का ओनर है नहीं, अपने आप को उसने प्रिटेंड किया। सर कैसे किया होगा? मान लो फर्जी साइन कर दिए शेयर होल्डर के और अपने नाम पे शेयर ट्रांसफर कर लिए, फिर उससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हैं, डिविडेंड, राइट शेयर, बोनस शेयर, वो लेने का ट्राई किया, तो उस बंदे के अगेंस्ट में ये लगने वाला है पनिशमेंट। अब अगर इसमें तुम शेयर वारंट भूल गए हो तो याद दिला देता हूं, एक होता है शेयर सर्टिफिकेट, एक होता है शेयर वारंट। ऐसा शेयर सर्टिफिकेट जिस पर किसी का नाम लिखा हुआ नहीं है, ये कंपनी तभी इश्यू करती है जब फुल्ली पेड अप शेयर्स हो, तो नाम तो होता ही नहीं है। तो कोई भी आदमी इसको फ्रॉडफुली अपने पास लेकर के और उससे जुड़े हुए बेनिफिट लेने की कोशिश कर सकता है, इसलिए सेक्शन बना हुआ है, ये अपने को ध्यान में रखना है। खत्म हो गया। चलिए ये सेक्शन में लगा देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट अच्छा सेक्शन है भाई, ट्रांसफर के लिए रिफ्यूजल करने का। हाँ जी, अब इसमें देखिएगा इसका सिस्टम क्या है। रिफ्यूजल टू रजिस्टर ट्रांसफर एंड अपील अगेंस्ट द रिफ्यूजल, सेक्शन नंबर 58 काम करता है भाई। होता यह है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन कंपनी के पास जमा हो गई है। कंपनी के पास जमा होने के बाद 30 दिन का टाइम कंपनी के पास होता है, या तो कंपनी हाँ में जवाब दे देगी, ठीक है, हाँ में जवाब नहीं दे तो ना में जवाब दे देगी, या फिर एक ऑप्शन और है, हाँ नो रिप्लाई, इंतजार हो गई, इंतजार की। तब भी मैंने कहा था, ना आई कुछ खबर इकरार की, ना इनकार की, ना हाँ बोला ना बोला, ठीक है। 30 दिन बीत गए फिर भी कुछ नहीं आया, तो आपका तीसरा पॉइंट काम करेगा नो रिप्लाई का। अच्छा, अप्रूवल आ गया तब तो शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर हो गया, आ जाएगा, टेंशन नहीं है, समझना। बाई चांस अगर रिजेक्शन हो गया, रिजेक्शन का मतलब 30 दिन में उन्होंने आपको नोटिस भेज दिया कि हम ये ट्रांसफर करने वाले नहीं हैं, तो हम जाने वाले हैं कहां पे? ट्रिब्यूनल को अपील करेंगे भाई, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल को अपील करने का टाइमिंग प्राइवेट कंपनीज के लिए और पब्लिक कंपनीज के लिए अलग अलग है। प्राइवेट कंपनी जाएगी 30 दिन के अंदर, जिस दिन रिफ्यूजल का नोटिस आया वहां से। अब सुनना एक और खतरनाक चीज, ये अपील करेगा ट्रांसफरर या ट्रांसफरी। ये राइट नाउ टाइम सिर्फ ट्रांसफरी को दिए हैं, जबकि प्रैक्टिकली शेयर होल्डर तो बेचारा ट्रांसफरर है, वो अप्लाई कर रहा है कि सर मेरे शेयर इसको ट्रांसफर करो, नहीं किए तो ट्रांसफरर को लॉ ने राइट नहीं दिए। ट्रांसफरी जो अभी तक तो कंपनी का शेयर होल्डर ही नहीं बना, वो जाकर के 30 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल को अपील करेगा, सर मुझे इन्होंने शेयर ट्रांसफर नहीं किए। अच्छा, पब्लिक कंपनी हुई तो यही चीज 30 की जगह हो जाएगी 60 डेज। अपील कहां करनी है? ट्रिब्यूनल के पास। 30-60 टाइमिंग याद रखना। अच्छा आप सुनो, बाई चांस 30 दिन में कोई जवाब ही नहीं आया, तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के लिए टाइमिंग चेंज होकर के हो जाएगा 60 और 90। लेकिन 60 डेज कहां से? जिस दिन तुमने यहां पे अप्लाई किया था, बोलो, अप्लाई से 60 दिन, मतलब प्रैक्टिकली देखो तो
30 दिन, क्योंकि अप्लाई करने से 30 दिन तो इंतजार में निकल गए कि कुछ तो जवाब आए, वो नहीं आया तो प्रैक्टिकली 30 दिन मिले। अच्छा, पब्लिक कंपनी हुई तो 90 डेज जब तुमने इंस्ट्रूमेंट जमा कराया था तो 90 तो लिखा है, प्रैक्टिकली 60 डेज, क्योंकि 30 दिन तो वेट करने में चले गए, अपन पहले भी बात कर चुके हैं। अब ट्रिब्यूनल के पास जाओगे तो ट्रिब्यूनल 100% या तो कंपनी का फेवर करेगा या ट्रांसफरी का फेवर करेगा, सबको पता है। या तो अपील को करेगा डिसमिस, बोले तो कंपनी का फेवर, या डायरेक्शन देगा कंपनी को, बेटा 10 दिन के अंदर अंदर एंट्री करो, हमारे ऑर्डर देने के 10 डेज के अंदर ट्रांसफर ट्रांसमिशन कर दो, और साथ में कंपनी को बोलेगा कि बेचारी एग्रीव पार्टी को डैमेजेस भी पे करो। ये अपने को ध्यान में रखना है, बढ़िया पोर्शन है 30 60 60 90, 30 60 60 90 अपने को याद रखना है। चलिए अगला सेक्शन कहता है रेक्टिफिकेशन इन द रजिस्टर 59, जिसकी दो सिचुएशन है। रजिस्टर को रेक्टिफाई करना है। पहला सिचुएशन नॉर्मल वाला है, क्या हुआ, अपील करने वाला लोग कौन है इसमें, एग्रीव्ड पर्सन, कंपनी का मेंबर और खुद कंपनी। आप लोग सब जानते हो कि कंपनी सिक्योरिटी होल्डर का एक रजिस्टर मेंटेन करती है, सेक्शन 88 में भी पढ़ेंगे, और उस रजिस्टर में कई बार करना पड़ सकता है रेक्टिफिकेशन, कुछ गलत लिख दिया। क्या रेक्टिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, किसी पर्सन का नाम बेचारे का बिना किसी कॉस्ट के लिख दिया, ऐसे ही बातों बातों में किसी को बोला अरे शेयर लेगा, लूंगा ना, कितने लेगा, 10,000, 100 रुपए का एक शेयर है, ले लेना रे, उसने नाम लिख दिया उसका शेयर रजिस्टर में, ला मेरे पैसे। तो यार ऐसे थोड़ी होता है ऑरल एग्री करने से। या एंटर्ड इन द रजिस्टर मेंबर ऑफ कंपनी और आफ्टर हैविंग बीन एंटर्ड इन द रजिस्टर ओमिटेड देयर फ्रॉम, बेचारा कोई सच में शेयर होल्डर बना था लेकिन उसका नाम हटा दिया। तो किसी का नाम फालतू लिख दिया, किसी का नाम बेमतलब हटा दिया, या अननेसेसरी के अंदर डिले किया उसका नाम एंटर करने में या हटाने में। कई बार डिले भी तो कर देते हैं, रूल के हिसाब से टाइमली करना चाहिए। इस बीच में कॉल वॉल मनी मंगा लिया, बेचारे की कॉल ड्यू दिखा रही है, तो वो बंदा जाकर के क्या करेगा, ट्रिब्यूनल को करेगा अपील। ट्रिब्यूनल को अपील कौन कर सकता है, या तो पर्सन एग्रीव्ड या कंपनी का मेंबर, खुद कंपनी भी है, यानी कंपनी हटाना चाह रही है लेकिन शेयर होल्डर हट गया, मेरा नाम आ गया, अब नहीं हटेगा, तो ऐसे में कंपनी खुद भी अपील कर सकती है। अच्छा आप सुनो, बाय चांस शेयर होल्डर इंडिया के बाहर का हुआ तो वहां की अगर कोई कंपिटेंट कोर्ट है जिसको हमारे यहाँ का लॉ ऑथोराइज करता है, वहां पे ये केस फाइल हो सकता है। तुम लोग सब जानते हो, ये जो है ना बाहर अभी घूम रहे हैं ना अपने लंदन के अंदर, विजय माल्या ने, नीरव मोदी, और तो इनके ऊपर केस वहां की कोर्ट में चल रहा है। तो वो कोर्ट वहां क्यों चल रहा है, क्योंकि इंडिया ने उन कोर्ट को कंपिटेंट कोर्ट बोल रखा है, तो केस वहां चल सकता है। ठीक है, अब ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर करेगा, वही वाला ऑर्डर है भी आपका पुराना, कौन सा, अपील को डिसमिस कर देगा या कंपनी को डायरेक्शन देगा 10 डेज के अंदर चेंज करो, और कोई डैमेजेस वगैरह हुआ है तो पे करने को बोलेगा एग्रीव पार्टी को। सेम पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। इसका सिचुएशन 2 जोरदार है भाई। सिचुएशन 2 क्यों क्रिएट हुआ, देखना, पहले मैं रीजन पढ़ रहा हूं। अगर इनमें से किसी एक्ट के प्रोविजन ट्रांसफर में फॉलो नहीं किए, पहले नंबर पे है स्कैरा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, दूसरे पे सेबी, दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट, और एनी अदर लॉ टाइमिंग इन फोर्स, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, अब अगर इन लॉस के प्रोविजन फॉलो करने चाहिए थे शेयर ट्रांसफर करते वक्त में, लेकिन नहीं किए गए, तो भी रजिस्टर में रेक्टिफाई करने के लिए जाया जा सकता है। लेकिन जाना कहां है, ट्रिब्यूनल के पास, लेकिन जाएगा कौन इस बार, डिपॉजिटरी, एनएसडीएल, सीडीएसएल वगैरह, कंपनी खुद, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो जिसके ब्याफ पे अपन शेयर्स ले रहे हैं, एजेंट की तरह से काम करता है, खुद सिक्योरिटी होल्डर, या फिर जा सकती है कौन, सेबी। और अगर ये गए तो इनकी बात सुनने के बाद में ट्रिब्यूनल कंपनी को या डिपॉजिटरी को डायरेक्शन देगा, जो गलती किया है उसको ठीक करो और रजिस्टर को रेक्टिफाई करो। सुनना, अपील करने वाले लोग तो थे 5, लेकिन बेसिकली रेक्टिफाई करता कौन है, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया रेक्टिफाई करो, रजिस्टर कहां पड़ा है, तो रेक्टिफाई कौन करेगी, कंपनी। या फिर अगर शेयर डीमेट में ले रखे हैं तो रजिस्टर कहां है, डिपॉजिटरी, तो रेक्टिफाई भी कौन करेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो एग्जाम में जब भी लिखो ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट टू रेक्टिफाई, ऐसा नहीं लिख देना, डायरेक्ट टू कंपनी और डिपॉजिटरी टू रेक्टिफाई द कॉन्ट्रवेंशन और रजिस्टरी, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा इंपॉर्टेंट नोट क्या है, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसफर और वोटिंग राइट्स आपके नहीं रुकेंगे।
जब तक केस चल रहा है उस वक्त शेयर कोई ट्रांसफर करना चाहे या वोटिंग देना चाहे तो मिलेंगे, जब तक ट्रिब्यूनल इन राइट्स को सस्पेंड नहीं कर देता। कई बार होता है ना, ट्रिब्यूनल कहता है जब तक हमारा केस चल रहा है तब तक तुमको ये राइट्स नहीं मिलेंगे, भी रोक दो तो बात अलग है, अदरवाइज ये राइट्स एज इट इज मिलेंगे। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। छोटा सा एक पॉइंट आता है, फोर्स ट्रांसफर, फॉर्जरी। सिंपल चीज पूछ लेता हूं, डायरेक्ट बता दो ऐसे ही। मेरे नाम पे एक शेयर सर्टिफिकेट है बराबर से, शेयर ने क्या किया, मेरे फर्जी साइन किए और अपने नाम पे शेयर ट्रांसफर करवा लिए। अब क्या होगा बोलो, इतनी कहानी। अब क्या होगा, जो ट्रांसफर है वो वॉइड है, क्योंकि फॉर्जरी लॉ में वॉइड होती है। मेरे नाम से शेयर्स वापस आएंगे और इसको पनिशमेंट मिलेगा, ये तो ठीक है। बाई चांस इसने वो शेयर सर्टिफिकेट आगे जो है उसको रिया को ट्रांसफर कर दिया, पढ़ाते वक्त भी मैंने कहा था 3 लोग हो गए ओरिजिनल शेयर होल्डर, ये बदमाशी करने वाला एक मासूम इंसान, ऐसा मान लेते हैं, नहीं मुझे भी पता है, वो मान लिया मैंने, एग्जाम्पल मान के चलो भाई, तुम सिर्फ एग्जाम्पल है, दिस इज ओनली एग्जाम्पल। तो अब इसमें हमारे तीनों के राइट्स बोलो। मैंने कहा था एक जने को शेयर्स मिलेंगे भाई, मेरे पास तो शेयर्स ही आएंगे, ये मासूम इंसान को इसको मिलेगी डैमेजेस किससे, कंपनी से, और फिर कंपनी क्या करेगी, इससे रिकवर कर लेगी। ये अपना एक सिस्टम चेंज चलेगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। सिंपल सी बात है, ध्यान रखोगे। चलिए, तो छोटा सा पॉइंट था, क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, खत्म हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं भाई, सेक्शन नंबर 60 अपने कोर्स में है नहीं। सर 61 किधर गया? 61 अपना है ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, ठीक है। ऑल्ट्रेशन और रिडक्शन में डिफरेंस क्या है भी मुझे ये बताओ। 61 दे रखा है मैंने यहाँ पे, है ना, इधर भले 62 लिखा है लेकिन 61 भी अपन ने लिया है। सेक्शन नंबर 13 के साथ इसको लिखा हुआ पढ़ते हैं हम जनरली, ठीक है ना। तो मुझे आप ये बताओ, ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल और इसी चैप्टर में आगे दे रखा है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल 66, दोनों में डिफरेंस क्या है? बोलो बोलो। ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल और रिडक्शन इन शेयर कैपिटल में डिफरेंस क्या है? बोलो भाई बोलो। अरे ऑल्ट्रेशन, जब मैं सेक्शन 13 बोल रहा हूं तो ऑथोराइज कैपिटल में चेंजेस है, जबकि रिडक्शन जब बोल रहा हूं तो तुम अकाउंट्स में एंट्री भी करते हो, वो पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर चेंजेस है। ये बड़ा डिफरेंस है, अपने को ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन भी बता रहा हूं आपको इस पे, लेकिन पहले इसको करने का तरीका, चलो फटाफट। सबसे पहले कंपनी कैन मेक द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑल्ट्रेशन, अगर आर्टिकल से ऑथोराइज हो तो। नंबर 1, कंपनी क्या कर सकती है, शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है, बढ़ा सकती है। सेकेंड पॉइंट का मतलब बताओ, कंसोलिडेट एंड डिवाइड द एग्जिस्टिंग शेयर इनटू शेयर ऑफ लार्ज डिनोमिनेशन, मतलब है क्या है, वो नंबर बढ़ा के प्राइस कम कर दे तो वो 100 में कन्वर्ट कर दे, और नंबर ऑफ शेयर कम कर दे, लार्ज डिनोमिनेशन चेंज कर दिया। या अच्छा, फिर आगे बोला है ऑल्ट्रेशन रेटिंग टू कंसोलिडेशन एंड डिवीजन विच रिजल्ट इन चेंज इन द वोटिंग परसेंटेज शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस अप्रूव बाय द ट्रिब्यूनल। बहुत जोरदार पॉइंट है। मतलब अगर ऐसा करने से, भाई हुआ क्या, 1000 शेयर थे एट द रेट ऑफ 10, हमने चेंज करके 100 शेयर एट द रेट ऑफ 100 कर दिए। शेयर कैपिटल पे तो कोई असर नहीं हुआ, बोलो, टोटल कैपिटल तो वो की वो है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करने से वोटिंग राइट्स पे कोई इफेक्ट आ रहा हो, कई बार डीवीआर भी तो होते हैं अपने यहाँ पे, तो उस केस में आपको ट्रिब्यूनल का परमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप सिंपल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके काम कर सकते हो। अच्छा, अगला पॉइंट, सब डिवाइडेड, ये इसका उल्टा, स्मॉलर में चेंज कर दिया, 100 वाले को 10 में चेंज कर दिया, नंबर ऑफ शेयर बढ़ा दिया आपने, ठीक है। फुली पेड अप शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करना, अकाउंट्स में किया रहेगा तुमने, और वाइस वर्सा स्टॉक को वापस शेयर्स में कन्वर्ट करना, और अनइश्यूड शेयर कैपिटल को कैंसिल करना। अनइश्यूड को कैंसिल करने का मतलब समझो, 10 लाख की है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, उसमें से 8 लाख हमने इश्यू कर दिए, जो इश्यूड पेड अप वगैरह सब कुछ हो गए। अनइश्यूड कितनी है, इस 2 लाख को हम कैंसिल कर देते हैं, कर दो, कोई जनरल एंट्री कुछ नहीं। ऑथोराइज कैपिटल अब आपसे 8 लाख हो जाएगी आपकी, जो ऑथोराइज भी अब 8 होगी और इश्यूड भी 8 रहेगी। सर फ्यूचर में और ज्यादा इश्यू करने की इच्छा हो गई तो
घर की बात है, एक रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी वाला पास करो, कैपिटल बढ़ा दो अपनी। पहला पॉइंट ही आपने यही पढ़ा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, सिंपल सी बात है। कैंसिलेशन ऑफ द शेयर कभी भी शैल नॉट बी डीम टू बी रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ये जो अपन कैंसिल कर रहे हैं ना अनइश्यूड, ये रिडक्शन इन कैपिटल का पार्ट नहीं है। रिडक्शन तो चीज ही अलग है, उसे पेड अप शेयर कैपिटल कम होती है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अब 61 पर आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, अभी देखिएगा। सिक्सटी वन पे क्वेश्चन है अपने पास, एज इट इज आपको दिखा देता हूं मैं क्वेश्चन। हाँ जी, ये देखना भाई क्वेश्चन। एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2021, the authorized and issued share capital of Manorama Travels Private Limited is 100 lakh divided into 10 lakh equity share of 10 each. ठीक है। The subscribe and paid up capital of that date is 80 lakh divided into 8 lakh share of rupees 10 each. मतलब अनइश्यूड कितनी हो गई एक तरह से, कितनी, बहुत है अभी तो अपने पास। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द कंपनी हैज, समझना भाई, reduce its share capital by cancelling 2 lakh issued but unsubscribed equity share during financial year 21-22 without obtaining the confirmation from the NCLT. अब सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना, सुन लो। सेक्शन नंबर 66 अपन पढ़ेंगे अभी, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। उसमें आपको एसआर पास करने के साथ ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेनी पड़ती है। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, दिमाग लगाना। इन्होंने बोला है इशू बट अनसब्सक्राइब, तो अनइश्यूड ही तो हुई एक तरह की। बोलो क्या कहते हो भाई। अभी मेरे वाले एग्जाम्पल में 10 लाख हमारे शेयर थे, हमने 10 के 10 इशू कर दिए, लेकिन पब्लिक ने 8 लाख की सब्सक्राइब किए, तो 2 लाख तो एक तरह से अनइश्यूड ही रह गए। उनको अगर मैं कैंसिल करता हूं तो अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ ऑल्टरेशन नॉट रिडक्शन। ये इस क्वेश्चन की खासियत है, बराबर। तो अब क्या हुआ, अच्छा प्रॉब्लम क्या होगी, क्वेश्चन में अपने से बोला ये है कि भाई एनसीएलटी का परमिशन नहीं लिया, तो अब सबका दिमाग चलेगा अरे यार ये तो रिडक्शन है, वहां एनसीएलटी का परमिशन लेना चाहिए था, नहीं लिया मतलब गलत है। जबकि 61 में एनसीएलटी के परमिशन की जरूरत ही नहीं होती है, ऐसे घुमाया। It is noted that company has amended its memorandum by passing requisite resolution of duly convened meeting सब बुलाई, e-form वगैरह। अच्छा, while filing the relevant e-form, the practicing company secretary refused to certify the form. रीजन उसने दिया कि आपने ट्रिब्यूनल का परमिशन नहीं लिया, सो ये इनवैलिड है। इसी पे क्वेश्चन पूछा है, आपको पूछा एग्जामिन करके बताओ कंपनी का डिसीजन वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, या कंपनी सेक्रेटरी सही बोल रहा है या कंपनी सही बोल रही है, और अमेंड करने के लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है। दो चीजें पूछिए, जो भी यहां आंसर है वो अपन अभी नोट कर लेंगे। ऑर्डिनरी तो ऑर्डिनरी, एसआर तो एसआर, क्योंकि बुक में नोट्स में कहीं कुछ नहीं दे रखा है। हाँ, तो ये तो यहां जो होगा ये ऐसे ही का है, ये फाइनल है। वैसे कुछ नहीं दे रखा होता है वो और मानते हैं, अब यहां जो दे रखा है वो फाइनल करेंगे अभी। देखो भाई, ये आंसर आया 61 से, बराबर। अब 61 के अंदर हमने क्लियर समझा दिया इनको। ये देखो, पहले तो आंसर समझा दिया, क्वेश्चन समझा दिया, ये रहा आपका फाइनल आंसर। डिसीजन ऑफ कंपनी इज वैलिड, क्योंकि ऑल्ट्रेशन करने के लिए किसी तरह के ट्रिब्यूनल की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, ये अपने को आंसर में लिखना है। और रेजोल्यूशन में आप लोग सब नोट कर लेंगे, अकॉर्डिंग सेक्शन 13 सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61, कंपनी में ऑल्टर द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम विद द अप्रूवल बाय एसआर। बराबर, क्या नोट करना रहेगा, एसआर लिखना है इसमें आपको। सेक्शन 13 के हिसाब से इन्होंने आंसर बना दिया, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं भाई इन टॉपिक्स के ऊपर एग्जाम में, ध्यान में रखना है। इसीलिए आपको मैं कह रहा हूं क्वेश्चन जरूर करते जाना साथ में, तो प्रैक्टिस आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। बगैर क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, ये तो एग्जाम टाइम में फिर पढ़ लोगे, बार बार पढ़ते रहोगे, उससे कुछ नहीं होगा जब तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं है। चलिए, तो अब रिकॉल कर रहे हैं चीजों को एक बार, ताकि क्वेश्चंस आप लोग कर पाओ। सेक्शन 62 किस चीज के लिए था, जल्दी बताओ।
तो हमने कहा सर 62 तो हमारा राइट इश्यू वाला सेक्शन था। बोलो 3 पार्ट है भाई इसके। 62(1)(a) ऑफर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन प्रपोर्शन टू पेड अप शेयर कैपिटल। मेरे ख्याल से सबको पता है, जिसको आप लोग राइट इशू के नाम से जानते ही हो। ये लिखा हुआ है देखो। तो राइट इशू में क्या करते हैं, जितना अभी आपके पास में है उसके प्रपोर्शन में हम आपको नया कैपिटल ऑफर कर देते हैं। ऑफर शैल बी मेड बाय लेटर ऑफ ऑफर स्पेसिफाइंग नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड एंड टाइम फॉर एक्सेप्टेंस। सपोज करो मैंने इशू किया है 1:5 के रेशियो में, मतलब हर 5 पर हम आपको 1 शेयर ऑफर कर रहे हैं, ऐसे पढ़ा जाता है। बोनस में भी यही है, 1:5 का मतलब 5 पे 1 शेयर बोनस के अंदर दे रहे हैं, अपने को ध्यान में रखना है। ऐसा मत करो 1 पे 5 दे रहे हैं। चलिए टाइमिंग चेक करो। एमसीक्यू 15 दिन कम से कम, मैक्सिमम 30 दिन उनके पास रहेंगे लेटर ऑफ ऑफर का जवाब देने के लिए। प्राइवेट कंपनी और आईएफएससी पब्लिक कंपनीज के लिए अगर एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, 15 दिन का या 30 दिन का टाइमिंग आप और कम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए चाहिए क्या, 90% ऑफ मेंबर का कंसेंट चाहिएगा। वेदर रिटर्न में दे दे चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड से दे दे, ये चलेगा अपने को, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। इस टाइम में अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो हम उसको मान लेंगे डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब ऑफर आपके लिए खत्म। ठीक है, क्या ये किसी और के फेवर में ट्रांसफर हो सकता है? यस। वो कौन सा था जो नहीं हो सकता है? वो वाला तभी तो पूछ रहा हूं, वो कौन सा था जिसका रिनेंसिएशन नहीं होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर जो आपको ऑफर मिलता है, बिल्कुल सही है, उसका रिनेंसिएशन नहीं होता है, बराबर। बाकी रिनेंसिएशन होता है। एकदम जोश में आ गई तो वो हाँ जी। बीओडी कैन डिस्पोज शेयर विच हैव नॉट टेकन बाय द मेंबर। जो भी शेयर्स बाकी बच गए उनको बीओडीज अपने हिसाब से जैसा इशू करना चाहे वैसा कर सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, इसी का सेकंड पार्ट ईसोप। देखो भाई, ये एम्प्लॉइज को दिया जाएगा, एसआर पास करना है नॉर्मली तो, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनीज हैं तो उनके लिए एक एग्जम्पशन है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चलेगा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल करने में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ रूल्स बने हुए हैं भाई ईसोप वाले, देखना। सबसे पहले एसआर पास करना है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको इसका पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, किन को दे रहे हो ईसोप में, क्या स्कीम है, सब कुछ बतानी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट बताओ फटाफट। कंपनीज आर फ्री टू डिटरमाइन द एक्सरसाइज प्राइस। बोलो, प्राइस कंपनी अपने हिसाब से अकाउंटिंग रूल को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करेगी। नंबर 4, बढ़िया, 1 साल का टाइम मिलेगा किसमें, बिटवीन ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। मतलब 1 साल तक आप 1 साल बाद इस राइट को इस्तेमाल करोगे तो बोलो क्या है ये 1 साल? आज आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं जिसका इस्तेमाल 1 साल बाद करना है। 1 साल के अंदर अंदर कभी भी नहीं, वो तो कल ही शेयर लेके परसों रेजिग्नेशन भेज देगा, टाटा बाय बाय। ये ऑप्शन दिया इसलिए जा रहा है, वो अपने पास में रिटेन रहेगा कि बेटा ये देख, ये लालच है तेरे लिए, है ना, ये लालच ही है और क्या है कि आज अपन ने उसको दे दिया ये कि भाई तेरे पास में ऑप्शन है, 1 साल बाद तू इस ऑप्शन को अवेल कर सकता है, और 1 साल में अगर रिजाइन कर दिया तो जा निकल यहां से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो इसीलिए दे रहे हैं। कंपनी शैल हैव फ्रीडम टू स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड कंपनी की मर्जी पे, स्वेट इक्विटी में तो 3 साल का था, इधर कंपनी चाहे जितना लॉक इन पीरियड रखेगी, एक बार शेयर मिल जाए उसके बाद 2 साल तक तो नहीं बेचेगा, ऐसा कुछ। फिर आगे बोला है राइट लाइक डिविडेंड और वोट्स तभी मिलेंगे जब आप ऑप्शन यूज कर लोगे। 1 साल बाद ऑप्शन यूज करना है, उसके बाद ही उस पर डिविडेंड वगैरह मिलेंगे, ऐसे नहीं कि पहले ही मिल जाए आपको। ये ऑप्शन जो है वो किसी भी पर्सन को आगे ट्रांसफरेबल नहीं होगा, इसका भी रिनेंसिएशन नहीं होता है। ऑप्शन ग्रांटेड टू द एम्प्लॉई, किसी के पास प्लेज, हाइपोथेकेशन या मॉर्गेज पर नहीं जाएगा। मतलब आज ऑप्शन दिया, 1 साल बाद यूज होगा, इस बीच में उसने 3 महीने बाद कहीं से बैंक से लोन लिया और अपना ऑप्शन प्लेज कर दिया कि लोन नहीं दे पाऊं तो शेयर्स तुम्हारे, सवाल ही नहीं होता, ट्रांसफर होता ही नहीं है। लेकिन इस टाइम पीरियड में अगर उसकी डेथ या परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई उस डेट तक,
तो उसके लीगल हेयर्स जो हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। ये अपन ने एक बेनिफिट उनको दे दिया, ध्यान रखोगे। और इन द इवेंट ऑफ रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इस बीच में रिजाइन या टर्मिनेट कर दिया गया तो बेटा जितने भी ऑप्शन उनके पास में है सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, खत्म, उसी डेट पे एक्सपायर हो जाएंगे। अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ये बढ़िया पॉइंट है। तो वो जो वेस्टिंग पीरियड था वो था ऑप्शन ग्रांट, मतलब ऑप्शन देने के बाद यूज करने के बीच का टाइम पीरियड मिनिमम 1 साल तो देना ही पड़ेगा अपने को, उसके बाद ही यूज करेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए इसी का 62(1)(c), ये आप सेलेक्टेड पर्सन को दे सकते हो। याद रखिएगा ये सेक्शन पढ़ा जाता है रीड विथ सेक्शन नंबर 42, वही तो है फिर ये, और क्या है। तो जब भी अगर इस पे जाना चाह रही है कंपनी तो आपको सेक्शन 42 भी साथ में फॉलो करना पड़ जाएगा, जिसमें आप चारों बार सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन की हम लिस्ट बनाएंगे और इसके अंदर आप चाहो तो एग्जिस्टिंग वालों को शामिल करो, नहीं करो, एम्प्लॉयज को शामिल करो, नहीं करो, आपकी मर्जी है। एसआर इसमें भी चाहिएगा, इशू प्राइस वैल्यूएशन रिपोर्ट वैल्यूअर जो बताएगा उसके हिसाब से होगी, और शेयर्स यहां पे इशू हो सकते हैं कैश में भी और अदर देन कैश कंसिडरेशन में भी, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये कंपनी जब भी फर्दर इशू करेगी तो इनका इस्तेमाल किसी का भी कर सकती है, तीनों ऑप्शन का साथ में, तीनों में से किसी का भी, 1, 2 और 3। हाँ, 1A के अंदर अपना क्या था, राइट इशू, बी के अंदर इसोप वाला पॉइंट हो गया, और तीसरे में प्रेफरेंशियल इशू है, ध्यान रखना है कि भी बाकियों से पहले इनको दे रहे हैं अपन, ये ध्यान में रखना है। नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये भी तुमको पता है, अभी बात भी की थी मैंने। अगर हमने डिबेंचर या लोन को शेयर्स में कन्वर्ट कर रखा है, उसके लिए पहले ही कोई एसआर पास कर दिया था, बोलो क्या कहते हो, जिस वक्त में कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए थे, तो उसका मतलब क्या था, 10 साल बाद हम आपके डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब शेयर कैपिटल बढ़ेगी, तो क्या ये सेक्शन पहले फॉलो करना है क्या, पहले एग्जिस्टिंग वालों को देना है क्या, बोलो, ये सीधा कन्वर्ट कर दोगे, कन्वर्ट कर देंगे सीधे ही। सुनो सुनो, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं इसको। सपोज करो कंपनी का 10 करोड़ का शेयर कैपिटल है, क्या 10 करोड़ शेयर है, चलो ठीक है। इधर कंपनी ने इसमें से इशू कर रखे हैं अभी तक 2 करोड़, ऑलरेडी इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, सब कुछ है, 8 करोड़ की कैपिटल अभी भी हमारे पास में है। अब कंपनी ने 3 करोड़ के कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए थे, जिनका रिडेम्पशन का टाइम आ गया है कन्वर्जन का। अब 3 करोड़ के डिबेंचर के बदले में अपने को एंट्री करनी है डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 3 करोड़। अच्छा, ये इशू करते ही क्या होगा, आपकी कैपिटल 2 करोड़ से बढ़ करके 5 करोड़ हो जाएगी। अब सेक्शन क्या कहता है, 62, जब भी कंपनी अपनी पेड अप कैपिटल इंक्रीज करे, पहले सेक्शन 62 के तीनों पॉइंट फॉलो करे। यहां करने हैं क्या, नहीं करने, क्योंकि यहां अगर फॉलो कर लिए, पहले इनको दे दिया और इन्होंने ले लिए, तो बेचारों को कन्वर्ट क्या करके दोगे आप, समझ रहे हैं। तो इसीलिए इसकी जरूरत नहीं है। फिर गवर्नमेंट का, वही अभी जो अडानी जी वाला एग्जांपल दिया था, है ना, अगर आज अडानी जी को गवर्नमेंट बोले कि यार तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन हमको ठीक नहीं लग रहा है कि तुम लोन वोन वापस चुका पाओगे, तो बेटर है कि हमारे लोन को तुम शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करके दे दो, तो करना है उनको, सीधी सी बात है। तो ऐसे में पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगी गवर्नमेंट, प्लस गवर्नमेंट ऐसे टाइम पे कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन देखेगी, डिबेंचर और लोन की टर्म्स देखेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करेगी, पिछले 5 साल का उनका लायबिलिटी, रिजर्व, प्रॉफिट सब कुछ देखेगी, और शेयर की करंट मार्केट प्राइस भी देखेगी। लेकिन यह एक्शन कंपनी को मानना जरूरी नहीं है। अगर कंपनी को नहीं जम रहा है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के 60 दिन में ट्रिब्यूनल को कंप्लेन कर सकते हो, फिर ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। और ऐसा हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी गवर्नमेंट कोई ऑर्डर करे, अगर किसी को नहीं जम रहा है तो वो सेंट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाके अप्लाई कर सकता है। अच्छा, अपने आप भी होता है, जैसे गवर्नमेंट रोड्स वगैरह बनाती है, तो जब ये ब्रिज बन रहा था अपना दुर्गादास वाला ब्रिज, खतरनाक पुलिया पे, तो उस वक्त में रेलवे और ताजरी और सबकी जमीनें एक्वायर की। तो रेलवे ने क्या किया कि जाकर के हाई कोर्ट के अंदर अपील लगा दिया कि साहब हमारी जमीन एक्वायर कर रहे हैं, गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है, हम तो जमीन नहीं दे सकते। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने बोला है तो करना ही पड़ेगा। हाँ, उस केस में जरूर हुआ कि हाई कोर्ट ने वापस रिप्लाई ये किया कि नहीं भाई, चूंकि ये मैटर पब्लिक इंटरेस्ट का है और आपको पैसा दे रही है गवर्नमेंट, जो भी उस वक्त की रेट है, तो आपको बेचना तो पड़ेगा ही है, ऐसा ध्यान में रखेंगे। तो जो उनका डिसीजन होगा फाइनल। 63, छोटा सा सेक्शन, बोनस शेयर, फटाफट बता दो भाई। बोनस शेयर्स के लिए शेयर पहले से कैसे होने चाहिए, फुली पेड अप। सोर्स कहां से आएगा, फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम, यहीं से बराबर CRR, आर्टिकल से ऑथोराइज होना चाहिए, बोर्ड रिकमेंड करेगा, फिर जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा।
डेप्ट और डिपॉजिट और उसके इंटरेस्ट पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। जो भी आपके स्टैट्यूटरी ड्यूज है एम्प्लॉइज के पीएफ ग्रेजुटी, उसमें भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। इधर आप बोनस इशू कर रहे हो और उधर उन बेचारों का राइट नहीं दे रहे, तो लॉ परमिशन नहीं देता है। पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करोगे। डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर कभी नहीं दिया जाएगा, डिविडेंड की जगह बोनस शेयर दे दो नहीं चलेगा। और आफ्टर डिक्लेरेशन बोनस इशू कंपनी कभी भी विड्रॉ नहीं करेगी, अपने को देना ही पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। 63 खत्म हो गया, 64 आप खुद ही पढ़ के बता दो मुझे। हाँ जी, क्या करना है इसमें? आरओसी को कौन से वाले सेक्शन के बारे में? अ कंपनी ऑल्टर इज शेयर कैपिटल अंडर 61 में अगर आपने कैपिटल ऑल्टर किया, या 62 में आपने डिबेंचर्स या लोन जो गवर्नमेंट वाला था उसको शेयर्स में कन्वर्ट किया, या प्रेफरेंस शेयर्स का किया रिडम्पशन, ठीक है, तो शेल फाइल एन नोटिस टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 days अलोंग विद ऑल्टर्ड मेमोरेंडम। मेमोरेंडम चेंज होता है इससे, वो आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि अपने को ध्यान में रखना है। 65 एप्लीकेबल था नहीं। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आ गए। 66, 61, 66 सारे बढ़िया। 62 ये भी बढ़िया सेक्शन है। चलिए भाई, कौन सी कैपिटल रिड्यूस होगी? है ऑथराइज। पेड अप कैपिटल का, हाँ, उसका इफेक्ट से ऑथराइज कम होती है, उससे मतलब नहीं अपने को, लेकिन मेनली तो अपने को क्या करना है? पेड अप कैपिटल कम करनी है, जिसकी तुम एंट्री बनाओगे फिर। चलिए भाई, कैसे रिड्यूस करना है? पहला मेथड बताओ। एग्जाम्पल फर्स्ट वाले का, अनपेड अमाउंट को तुमने हटा दिया, मतलब 1,00,000 शेयर थे एट द रेट ऑफ 10, ठीक है, 8 रुपया ऑलरेडी पेड अप था, इसी 8 को फुल्ली पेड अप कर दिया और जो अनपेड वाले 2 थे वो आपने कैंसिल कर दिए। पेड अप कैपिटल आपकी इतने पे आ गई, जितनी थी उतने पे रह गई। ऑथोराइज शेयर कैपिटल आपकी अब चेंज होकर के इस अमाउंट के ऊपर आ गई। इसकी कोई जनरल एंट्री? वो नंबर वाली एंट्री कर दो, 10 to 8 वाली। बाकी जनरल एंट्री का अकाउंटिंग इफेक्ट तो और कुछ होना नहीं है, बस सही है। सेकंड नंबर, कैंसिल एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट और अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट। ये बताओ तो पता लगे। कैंसिल पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट। तो अकाउंट से तुम पढ़ते भी हो, कई बार बैलेंस शीट खूबसूरत नहीं दिखती है। अननेसेसरी में पी&एल का डेबिट बैलेंस पड़ा है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ने कमीशन वमीशन पड़ा है, तो अच्छा वो एसेट साइड में होता है लेकिन यूज तो है नहीं उसका, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए आप लोग एक एंट्री बनाते हो। वो कौन सी वाली? जैसे मान लो 10 रुपए का तुम्हारा शेयर है, उसको रिड्यूस करके 8 पे डालते हो और एक अकाउंट खोलते हो कैपिटल रिडक्शन का 2 रुपए का मान लो। फिर इस कैपिटल रिडक्शन को तुम इस्तेमाल कर लेते हो पी&एल का लॉस और जो भी राइट ऑफ तुमको अंडरराइटिंग कमीशन और करना है उन सब के अंदर। ये भी एक तरीका है अपना जिसकी एंट्री होती है। तीसरा क्या है? पे ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज एक्सेस ऑफ द वांट्स ऑफ कंपनी। कंपनी को लगता है यार हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा कैपिटल पड़ी है, पैसा वापस कर दो। मतलब 10 का शेयर है, 5 रुपए उस पर रिटर्न मार दो वापस से, 5 का शेयर हो जाएगा आपका। एंट्री करनी पड़ेगी इसकी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। बोलो कि नहीं करूंगा एंट्री? क्या लिखा है देखो, पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब ही क्या हो गया? पे करनी। अच्छा बायबैक भी तो आ सकता है इसके अंदर, घबराते क्यों हो? बायबैक भी तो हो सकता है ना, बायबैक ही कर लो और क्या है, शेयर ही कम कर दो आप, खत्म करो बात को, तो वो भी इसके अंदर ही कवर होगा। लेकिन अगर इस बायबैक प्रोसेस पे जाना है तो साथ में सेक्शन 67 जो अगला है 68 वो भी फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, रिडक्शन की क्वालिटीज क्या भी चेक करना। नंबर 1 फटाफट, मेमोरेंडम ऑल्टर करना पड़ेगा। नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। बोलो क्या भाई इस पॉइंट का मतलब? डिपॉजिट और उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो कैपिटल रिडक्शन नहीं कर पाओगे। प्रोसीजर क्या है? एसआर पास करना पड़ेगा, उसके बाद एनसीएलटी को अप्लाई करेंगे। एनसीएलटी इन सारी फॉर्मेलिटीज को चेक करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी, सेबी और सीआरएस कौन है?
क्रेडिटर्स, सही है, क्रेडिटर्स ही है ये, ठीक है। क्रेडिटर्स को नोटिस इश्यू करेगा और उनका रिप्रेजेंटेशन मांगेगा कितने दिन में? 3 मंथ्स में उनका रिप्रेजेंटेशन के भी अगर तुमको कोई ऑब्जेक्शन है तो हमको बता दो। नो रिप्रेजेंटेशन अगर आया तो इस बार नो ऑब्जेक्शन, चेंज है, वहां से अलग है। वहां तो अगर जवाब नहीं आया 14 दिन में तो हम ट्रांसफर करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। यहां अगर नहीं आया तो हम ओके मान लेंगे, उसको ध्यान रखना। और साथ में ऑडिटर का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि एस की कंप्लायंस की गई है। ये सब एनसीएलटी की फॉर्मेलिटीज में है। अब ये सब हो गया, एनसीएलटी का ऑर्डर आ गया भाई। ऑर्डर आने के बाद उसका न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करना पड़ता है, ये तो अकाउंट्स में भी है। फिर वो कंपनी को नाम के साथ में एंड रिड्यूस लगाना पड़ता है, वो सब पढ़ा ही आपने। फिर 30 दिन में ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी आरओसी को दे देनी है। आरओसी उसको रजिस्टर कर देगा और सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा। छोटा सा प्रोसेस है, अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन इधर ये क्रेडिटर के कुछ राइट्स हैं, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी प्रोसेस तो इजी है, प्रोसेस में कोई टेंशन नहीं है। ये क्या चीज है भाई? राइट ऑफ क्रेडिटर्स। ये कौन सा क्रेडिटर है? कंपनी ने कई बार बीओडीज ने जब एनसीएलटी को क्रेडिटर लोगों का लिस्ट भेजा, वो ऑब्जेक्शन मांग रहा था ना, तो इन्होंने एक होशियारी कर दी। या तो किसी का नाम ही उड़ा दिया, या किसी का बहुत बड़ा अमाउंट था उसमें से 2 4 5 जीरो हटा करके छोटा कर दिया बेचारे का। 100 करोड़ का लोन था, 3 4 जीरो हटा दिया उसके लोन से। तो हो सकता है आरओसी ने भी ध्यान नहीं दिया, यार 100 रुपए का तो क्रेडिटर है, क्या पूछना है इससे, तो यूं ही दे देंगे इसको 100 रुपए, ठीक है। तो नेचर एंड इफेक्ट विद रेस्पेक्ट ऑफ इज डेब्ट और क्लेम नॉट एंटर्ड ऑन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर। बेचारे का नाम लिस्ट में लिखा ही नहीं है। आफ्टर सच रिडक्शन, अब क्या हो गया? रिडक्शन तो हो गया तो अब इस बंदे को गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा तो क्या करेगा? कंपनी से अपना पैसा वापस मांगेगा। सुनना, पैसा कंपनी के पास है और दे दिया तो घर जा भाई। प्रॉब्लम कब आएगी? जब कंपनी के पास पैसा नहीं है। देखते हैं, आफ्टर सच रिडक्शन द कंपनी कमिटेड डिफॉल्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ हिज डेब्ट और क्लेम। जो खतरनाक बात हो गई, पहले बेचारे का नाम लिखा नहीं, पेमेंट के टाइम में भी उसका पेमेंट उसको मिला नहीं, तो अब वो तो बवाल मचाएगा। क्या बवाल होगा? मेंबर ऑफ द कंपनी शैल बी लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द पेमेंट ऑफ डेब्ट और क्लेम। उसका पैसा मेंबर को लाना पड़ेगा अपना पॉकेट से, फॉर द मैक्सिमम अमाउंट एज इट वुड हैव बीन लायबल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ना, जेब से सारा पैसा तो नहीं लाना है। कौन सा? अगर कंपनी का वाइंडिंग अप उस वक्त ही हो जाता रिडक्शन से पहले, तो जितना पैसा लाना होता उतना वो लाएगा। सुनो, एग्जाम्पल ले लेता हूं। 10 रुपए का अपना शेयर था, ठीक है। 5 रुपए ऑलरेडी पेड अप थे और कंपनी ने 5 रुपए पर ही फुल्ली पेड अप करवा दिया। रिडक्शन हो गया तो अब तो मेंबर की लायबिलिटी 0। 5 दिए, 5 पे फुल्ली पेड अप हो गया तो अब तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। अब ये जो क्रेडिटर है जिसका नाम आपने नहीं भेजा और इसका पेमेंट नहीं हुआ, तो ये ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेगा कि सर मेरा पेमेंट हुआ नहीं, पैसा मंगवा के दो। तो ये मेंबर लोगों को 5 रुपए तक लाना पड़ सकता है। क्यों लिखा हुआ है ऐसा? कि भाई अगर मान लो रिडक्शन नहीं हुआ होता और वाइंडिंग अप हो गया होता तो आपको 5 रुपए लाने थे, वो अब ला करके दो और उसका पेमेंट करना पड़ेगा। ध्यान रखोगे इस पॉइंट के अंदर। आगे लिखा है, और अगर कंपनी सच में वाउंड अप हो जाती है तो बट ऑब्वियस है एक लिस्ट बनाएगी और इसमें उसका नाम भी आएगा उस क्रेडिटर का। और आप लोग ये भी जानते हो इसके अंदर ए लिस्ट और बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज का नाम भी लगेगा। बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज कौन से हो गए? जो 1 साल के अंदर 12 महीने पहले में जो शेयर होल्डर थे, दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू पे। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सेक्शन खत्म हो गया। 67 और 68 सब इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ बचा ही नहीं है। सर ये वाला कौन सा सेक्शन था? याद दिला देता हूं। कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को अपने ही शेयर खरीदने के लिए कभी भी लोन प्रोवाइड नहीं करेगी। बट बैंकिंग कंपनी अपने रूटीन नेचर में लोन दे सकती है, बाकी कंपनियां दे सकती हैं। 3 कंडीशंस थी। 6 महीने की सैलरी के बराबर ही होगा, शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप, और ये बंदा कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी नहीं होना चाहिए तो परमिसिबल है। और अगर ये लिमिट हटाना चाह रहे हो तो एक और तरीका है, एसआर पास कर दो तो लिमिट भी हट जाएगी। आइए सेक्शन चेक करते हैं। कोई भी कंपनी किसी पर्सन को फाइनेंशियल एड अपने शेयर्स को परचेस करने के लिए डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए नहीं देगी। ना तो लोन देगी, ना कहीं से वो लोन ले रहा है तो उसके लिए
गारंटी देने का काम भी नहीं करेगी, भी ध्यान रखना, बराबर। लेकिन एक्सेप्शन देखना, क्वेश्चन एक्सेप्शन भी बनेगा। बैंकिंग कंपनी को तो अलाउड है, बाकी कंपनियों के लिए पहले ये थर्ड वाला पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। थर्ड नहीं, मैंने शायद सीक्वेंस वाइज ही लिखा होगा, ये वाला। कंपनी में एडवांस लोन टू एम्प्लॉई, ब्रैकेट में क्या लिखा है, अदर देन डायरेक्टर और केएमपी। परचेज और सब्सक्राइब हमेशा शेयर्स कैसे होंगे, फुली पेड अप हो, चाहे कंपनी के हो चाहे होल्डिंग के हो, और अमाउंट जो है वो उसकी सैलरी के 6 महीने से ज्यादा का नहीं होगा। तीनों की तीनों कंडीशन साथ में पूरी करनी है। एक भी कंडीशन अगर गायब है, सैलरी 50,000 है, 6 महीने की कितनी होती है, हम तो 2.5 लाख के लोन दे रहे हैं, लेकिन फुली पेड अप शेयर्स नहीं है, पार्टली पेड अप है, नहीं दे सकते। शेयर्स फुली पेड अप है लेकिन लोन 5 लाख का दे रहे हो, ये भी परमिसेबल नहीं है। लोन भी अपन 2.5 लाख का दे रहे हैं, शेयर भी फुली पेड अप है, लेकिन देने वाला जो है, जो ले रहा है वो डायरेक्टर ऑफ कंपनी है, तो भी परमिसेबल नहीं है। या फिर कंपनी क्या कर सकती है, अपने एम्प्लॉइज या उनके ट्रस्टीज को दे सकती है, शेयर फुली पेड अप होने चाहिए और एक स्कीम बना करके एसआर पास करना पड़ेगा। इस तरीके का मतलब ऊपर वाले पॉइंट में जो 6 महीना सैलरी की लिमिट थी ना, वो अपन ने हटा दी, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा, स्कीम बना करके एसआर पास करके स्कीम बनानी पड़ेगी, और उसमें आप दे सकते हो। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर आपने सेक्शन 67 के अगेंस्ट में जाके शेयर अलॉट कर भी दिए, सॉरी लोन दे भी दिया, तो वो अनलॉफुल नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो भी कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा उसके अगेंस्ट में पनिशमेंट होगा, लेकिन रहेगा तो ये लॉफुल अपने को। ऐसा नहीं कि शेयर वापस ले लेंगे, लोन वापस ले लेंगे, शेयर कैंसिल कर देंगे, वो सब कुछ नहीं करना है। ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। ये एक पॉइंट है प्राइवेट कंपनीज के लिए एक्सेप्शन का। सर ये कौन सा वाला पॉइंट है, याद दिलाता हूं तुमको। अभी एक सेक्शन आने वाला है 68 बाईबैक का। बाईबैक वाले सेक्शन में प्राइवेट कंपनीज को हमने एग्जम्पशन दिया है। एक्चुअल में लिखा हुआ 67 में है, लेकिन एग्जम्पशन मिला है 68 वाले सेक्शन का। मतलब बाईबैक का जो आपका सेक्शन 67 है, सॉरी बाईबैक का जो 68 है, वो इन प्राइवेट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब ये कौन सी प्राइवेट कंपनीज है, नंबर 1, हु शेयर कैपिटल, इन हु शेयर कैपिटल नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट हैज इन्वेस्टेड एनी मनी, मतलब जिसकी कैपिटल में और किसी कंपनी ने कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। दूसरे नंबर पे, इफ द बोरोइंग्स ऑफ सच ए कंपनी फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अदर बॉडी कॉर्पोरेट इज लेस देन ट्वाइस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ रुपीज विच एवर इज लोअर। थोड़ा सा बता दो इसमें क्या करना है, सुनना। पेड अप शेयर कैपिटल है 2 करोड़ की, इसका ट्वाइस कर दो कितना, 4 करोड़, और 50 करोड़ विच एवर इज लेस 4 करोड़। इसको मैं कंपैरिजन करूंगा कंपनी के बोरोइंग से। कंपनी का बोरोइंग 1 करोड़ ही है, मतलब कम है, तो ऐसी कंपनी को मिल जाएगा एग्जम्पशन। और अगर बोरोइंग इससे ज्यादा होती तो एग्जम्पशन मिलने वाला नहीं था। और तीसरी कंडीशन भी देख लो, सच ए कंपनी इज नॉट इन डिफॉल्ट इन मेकिंग रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स। ऊपर वाली जो बोरिंग्स पड़ी ना बैंक वाली, उसको पेमेंट करने में डिफॉल्ट नहीं किया है। अगर ये तीनों कंडीशन कोई प्राइवेट कंपनी पूरी कर दे तो हम उसको दे देंगे एग्जम्पशन। किस बारे में एग्जम्पशन, किस बात का एग्जम्पशन, ये बताओ। इनको 68 वाला सेक्शन जो है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बायबैक कर सकते हो, लेकिन 68 को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब 68 वाला सेक्शन भाई बायबैक का, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। किसी को लिमिट याद है कितना परसेंट बायबैक कर सकते हैं? एक कंपनी 1 साल में कितना परसेंट बायबैक कर सकती है भाई? 25%। बिल्कुल सही है, लेकिन 25% 1 साल में कर सकती है, उसके लिए रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है एसआर। लेकिन अगर 10% तक ही करना हो तो बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा। बायबैक के बाद अपना वो डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1। बिल्कुल सही है, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, बायबैक का पूरा प्रोसीजर कितने टाइम में पूरा हो जाना चाहिए? रेजोल्यूशन पास करने से 12 महीने के अंदर, 1 साल 12 महीने, और 2 बायबैक के बीच में जो गैप है वो 1 साल का गैप अपने को देना पड़ेगा। छोटे मोटे से पॉइंट है। बायबैक कहां से करेंगे, किससे खरीदेंगे शेयर? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से या ओपन मार्केट से? दूसरा ऑप्शन। तीसरा एक और है,
जिनको स्वेट इक्विटी या ईसोप में शेयर दे रखे हैं उनसे भी अपन खरीदिए, सब दे रखा है यहाँ पे, मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि इजी सेक्शन है तो इनसे अपन ले सकते हैं। अच्छा, बायबैक के लिए सोर्स कहां से इकट्ठा होगा? भाई बायबैक में भी एक तो नया प्रोसीडिंग इश्यू करते हैं और या फिर फ्री रिजर्व, है ना, देखो लिखा है फ्री रिजर्व यूज होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होता है, या आप नया शेयर इश्यू कर सकते हैं। अर्लियर इश्यू वाली प्रोसीडिंग्स अगर हैं उनका इस्तेमाल बायबैक के अंदर नहीं होगा। मतलब जिस कैटेगरी के शेयर आप बायबैक कर रहे हो वो कैटेगरी के शेयर आपने इश्यू कर दिए और उससे जो पैसा आ रहा है उससे बायबैक करना चाह रहे हो तो ये परमिसिबल नहीं होता है। इक्विटी शेयर का बायबैक करना है तो इश्यू करने पड़ेंगे, या तो प्रेफरेंस शेयर या अलग कैटेगरी के शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। तो आपके नोट्स में ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं मेन बुक में, जिसमें एक साथ 3 गलतियां कंपनी ने की। 30% बायबैक करना चाह रही है, प्लस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर दिया है, और तीसरा अर्लियर प्रोसीडिंग्स को यूज कर रहे हैं। देखो लिखा है नो बायबैक शेल बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ अर्लियर इश्यू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर। सेम काइंड वाले शेयर को इश्यू करने से जो पैसा आएगा उससे बायबैक नहीं होगा। अच्छा, कंडीशन आपने मुझे सब बता दी है, ये सब हो गया आपका 12 महीना 1 साल। अच्छा, एग्जिस्टिंग वालों से, ओपन मार्केट से या स्वेट इक्विटी ईसोप से, क्वांटम 25% आपने बता दिया। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, ये क्या चीज है? बायबैक के टाइम पे अपने को एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना पड़ेगा। किस तरह का? ये कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट नहीं होगी, देख लेते हैं इसको। और डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फॉर्म नंबर 9, ठीक है, आरओसी और सेबी को एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा, हैज मेड फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स। बोर्ड कहेगा हमने पूरा मैटर अच्छी तरह से इंक्वायरी कर लिया है। दे हैव फॉर्म्ड एन ओपिनियन दैट इट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग इट्स लायबिलिटीज। और इंक्वायरी करने से बोर्ड को क्या पता लगा कि हम अपनी लायबिलिटीज को मीट करने के लिए पूरी तरह से कैपेबल हैं। विल नॉट बी रेंडर्ड इंसॉल्वेंट एमसीक्यू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन करने से अगले 1 साल में हम दिवालिया होने वाले नहीं है। डिक्लेरेशन करना पड़ेगा और ये डिक्लेरेशन पे 2 डायरेक्टर के साइन होंगे। और अगर कंपनी में एमडी है तो 1 पर्सन का एमडी होना जरूरी है। एमडी कौन होता है? बोलो। मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या एमडी का डायरेक्टर होना जरूरी है? यस, एमडी होगा डायरेक्टर ही, बराबर, जिसको कुछ सब्सटेंशियल पावर्स जो है वो बोर्ड प्रोवाइड कर देता है। अब सुनना, अगर चेक साइन करने का राइट दूं तो वो एमडी नहीं होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर साइन करने का, वो भी, शेयर सर्टिफिकेट पे साइन करने का राइट भी नहीं होगा। अपने को ध्यान रखना है। चलो, नो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल विद सेबी बाय अनलिस्टेड कंपनी। मतलब सुनो, लिस्टेड कंपनी अगर है तो आरओसी और सेबी दोनों को फाइल करेगी, अनलिस्टेड कंपनी है तो सिर्फ आरओसी को फाइल करेगी। सम अदर कंडीशन, 7 दिन के अंदर जो भी सिक्योरिटीज बायबैक की है उनको फाड़ दो, जला दो, गाड़ दो, कुछ भी करना हो कर दो। सेकेंड नंबर, जैसे तुमने शेयर्स बायबैक किए अगले 6 महीने तक वैसे शेयर जो हैं वो इशू नहीं करना है। लेकिन वैसे शेयर अगर बोनस में देने हो, स्वेट इक्विटी में देने हो, ईसोप में देने हो, शेयर वारंट को कन्वर्ट करना हो, या डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्जन हो तो चलेगा। एक तरह से नया इशू पब्लिक को या और किसी को नहीं होगा। बाकी बोनस में, ईसोप में, स्वेट इक्विटी में, कन्वर्जन में देना चाहो दे सकते हो। और एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। 30 दिन में इसका जो भी स्टेटमेंट है वो अपने को आरओसी को फाइल करना पड़ता है। छोटा सा अपना पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। 69 आप खुद ही पढ़ के बता दो, 70 पढ़ना पड़ेगा फिर। 69 पढ़ के बताओ भाई। सीआरआर कौन से अमाउंट के बराबर? वो नॉमिनल वैल्यू के बराबर का सीआरआर बनाना है। सेक्शन नंबर 70 क्या कहता है भाई? प्रोहिबिशन ऑन बायबैक, है ना। इन केसेस में बायबैक के ऊपर लग गया है प्रोहिबिशन। कैसा प्रोहिबिशन है देखना। अ कंपनी कैन नॉट बायबैक शेयर थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग ओन सब्सिडरी।
कोई भी कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनीज के थ्रू अपने शेयर्स खरीद करके बायबैक नहीं कर सकती, क्योंकि वैसे भी सेक्शन 19 कहता है सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट परचेज शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, और वो तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो शेयर खरीदेगी। नॉर्मली क्या इनके दिमाग में कंसेप्ट रहा कि यार सब्सिडरी अगर एसेट खरीदती है तो मानते हैं कि होल्डिंग ने खरीदी है, उनकी जो भी एसेट है वो हमारी एसेट है, तो वो अगर हमारे शेयर परचेस करेगी मतलब हमने खुद ने परचेस किए, तो ये चीज यहां पे अप्लाई नहीं होती। सेकंड नंबर, थ्रू इन्वेस्टमेंट कंपनीज। मैंने आपको कहा था कि अगर आपने कहीं पे डिबेंचर का रिडेम्पशन पढ़ा हो, पता नहीं स्कूल में, बीकॉम में, फाउंडेशन में, कहीं पर भी इधर, तो उसमें क्या करते हैं, आप जब रिडेम्पशन करना चाह रहे हैं डिबेंचर्स का, एक और तरीका भी है, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक आप कर सकते हो। खुद के ही डिबेंचर खुद ने खरीद लिए और जरूरत पड़ी तो बाद में बेच दोगे, और नहीं तो फिर कैंसिल कर दोगे। ऐसे ही क्या हम ऐसे कर लें, ओन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट की तरह आप अपने शेयर कभी भी खरीद नहीं सकते हो। अगला पॉइंट जोरदार है, अगर कंपनी ने ऐसा कोई डिफॉल्ट किया हो, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट और उसका इंटरेस्ट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स, या पेमेंट ऑफ डिविडेंड, या रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन या इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक, अगर इनके पेमेंट में किसी तरह का कोई भी डिफॉल्ट किया तो बोलो भाई बायबैक नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ही गलती ठीक करोगे 3 साल के बाद आप बायबैक कर सकते हो। आप बोलते बोलते 5 साल वाला भी बोल दे। हाँ ढूंढ रही थी, सही ढूंढ रही है, क्योंकि मैं पूछने ही वाला हूं अभी, बट ऑब्वियस है मैं पूछूंगा ही। डीवीआर वाले मेथड के अंदर भी ऐसा पॉइंट था, और डीवीआर वाले पॉइंट में इन कंडीशंस में लिखा हुआ था कि जब भी आप ये डिफॉल्ट ठीक करोगे वहां से 5 साल तक आप डीवीआर इशू नहीं कर सकते। यहां पे लिखा हुआ है इन डिफॉल्ट को ठीक करने के 3 साल तक आप वापस से बायबैक नहीं कर सकते, उसके बाद ही बायबैक करोगे। तो ये एमसीक्यू के पॉइंट है बढ़िया। उसके अलावा आखिरी पॉइंट इसका, कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ एनुअल रिटर्न, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सुनना, कंपनी ने एनुअल रिटर्न फाइल करने में अगर कोई डिफॉल्ट किया तो बायबैक नहीं कर पाओगे। इसका सेक्शन कौन सा, एनुअल रिटर्न 92। डिविडेंड डिक्लेरेशन में डिफॉल्ट किया 123। पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड 127 लगता है इसमें पनिशमेंट इसका, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 129। इनमें अगर कोई भी डिफॉल्ट किया रहेगा तो फिर आप पनिशमेंट तो आप बायबैक नहीं कर पाएंगे। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ये अपना सेक्शन नंबर 70 यहां आकर के हो जाएगा खत्म। फिर एक और करना है ना 71। हाँ जी छोटा ये 71 तो डिबेंचर्स वाला है। डिबेंचर में तो है क्या, कुछ तो है नहीं इसमें पढ़ने को। चलिए इसको एक सेक्शन और निपटाते हैं अपन आज के लिए, क्योंकि 71 में ज्यादा कुछ एग्जाम के हिसाब से पढ़ने को है नहीं। क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। मेनली एक तो डीआरआर के परसेंटेज का क्या चक्कर है, बोलो भाई। मेन तो एक तो ये याद करके, अच्छा एक तो तुमने अभी वो रिडम्पशन वाला तो बता दिया, 10 साल और 30 साल वाला। परसेंटेज का क्या चक्कर है, वो 10% बनाना पड़ता है ना। हाँ हाँ इन्वेस्टमेंट 15% का है। नहीं नहीं हाँ हाँ क्या 10 है 15 है, कर क्या रहे हो। चलो इधर आओ भाई देख लेते हैं इसको। देखिए डिबेंचर का डेफिनेशन, कंडीशंस वगैरह इन सब की कोई ज्यादा टेंशन नहीं। मेन ये आपने मुझे बता दिया भाई, एग्जाम के हिसाब से देख लो इधर, शैल नॉट एक्सीड 10 ईयर 10 to 30 ईयर, ये वाली कंपनीज के लिए ये सब आपने मुझे बता दिया। एसेट चार्ज कोई खास बात नहीं। डिबेंचर ट्रस्टी एमसीक्यू वाइज देख लेते हैं। कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होता है, सबको पता है। और एक बार इशू हो जाए, अलॉट हो जाए, उसके 60 दिन में बनानी पड़ती है डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ठीक है। अच्छा सर्टिफिकेट कब इशू होता है, नया इशू कर रहे हो तो 6 महीने अलॉटमेंट से उसके अंदर डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू होगा, और ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर से 1 महीना। पहला इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट में ले रहा हूं डिबेंचर ट्रस्टी। आप सब जानते हो कौन नहीं बनेगा डिबेंचर ट्रस्टी पे क्वेश्चन बन सकता है।
पूरे चांसेस हैं, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते अपन, जो मेन पॉइंट है वो पढ़ रहे हैं। शैल बी अपॉइंटेड इफ अ कंपनी मेक और ऑफर इन्विटेशन टू द पब्लिक और मेंबर एक्सीडिंग 500। पब्लिक को दे रहे हो या मेंबर्स में अगर 500 से ज्यादा को इनवाइट कर रहे हो तो डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। बराबर सही है। अब डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट कर दिया, प्रोस्पेक्टस में नाम वाम दे दिया, सब कुछ ठीक है। मेन मुझे तो ये पॉइंट पढ़ना है भाई, एग्जाम के हिसाब से जोरदार है। क्वेश्चन भी अपन ने किया हुआ है, आपको 3-4 कैटेगरी दे देंगे, पूछ लेंगे बताओ ये बंदा डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होता है कि नहीं होता है। नंबर 1 पे कौन है? बेनिफिशियल शेयर होल्डर, यानी अगर क्वेश्चन आ गया जो अपन ने कर भी रखा है, नॉन बेनिफिशियल शेयर होल्डर हुआ तो चलेगा। और बेनिफिशियल नॉन बेनिफिशियल अपने को पता है, कई बार 2 लोगों के नाम होते हैं, एक बेनिफिशियल वाला और एक उसका ट्रस्टी। तो ट्रस्टी वाले को अपॉइंट करो ना, उसको बेनिफिट थोड़ी मिल रहे हैं। सेकंड नंबर, कंपनी का डेटर सिर्फ कैश का और साथ साथ में फेलो सब्सिडरी का। कैश बोले तो कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी। चलिए नेक्स्ट नंबर पे क्या है? गारंटर, जिसने डिबेंचर या इंटरेस्ट के लिए गारंटी दी। नेक्स्ट नंबर, प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी और अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कैश। इधर सिर्फ कैश ही दे रखा है, ठीक है। अगला, बेनिफिशियली एंटाइटल्ड टू गेट मनी फ्रॉम कंपनी बट नॉट रेम्यूनरेशन। ये बंदा हो गया कंपनी का क्रेडिटर, लेकिन रेम्यूनरेशन के लिए जो क्रेडिटर होगा, जिसका रेम्यूनरेशन ड्यू है, वो क्रेडिटर की लिस्ट में काउंट नहीं होता है, वो डिबेंचर ट्रस्टी है। प्रमोटर, डायरेक्टर और केएमपी का रिलेटिव, या कंपनी के साथ वो मॉनिटरी रिलेशनशिप में है इतने अमाउंट से। कौन सा अमाउंट? ये वही लाइन है, ये तो 2% ऑफ दी, इस बार लिख दिया अपने, टर्नओवर या फिर इनकम, और 50 लाख रुपीज सच एवरेज, क्या लिखा है? हायर एज मे बी प्रेस्क्राइब विच एवर इज लोअर ड्यूरिंग टू इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सर ये पॉइंट है क्या? हायर है कि लोअर है? सुन लो, ऐसा बंदा जो कंपनी के साथ किसी भी तरह के मॉनिटरी इंटरेस्ट में है, डेटर क्रेडिटर तो ऊपर अलग ही आ गया है, तो हो सकता है कंपनी के साथ इसका कोई कैश ट्रांजैक्शन है। यहां जो अमाउंट अगर अपन अभी निकालेंगे, इनमें से जो भी लोअर अमाउंट निकलेगा, उतना या उससे ज्यादा का अगर उसका कंपनी के साथ मॉनिटरी इंटरेस्ट है, तो फिर वो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो पाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। अब सुनो, मान लेते हैं कंपनी का ग्रॉस टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ का ही है, ठीक है। तो 10 करोड़ का 2% निकालो पहले, कितना होता है? 20 लाख। और कितना दिया है? 50 लाख, विच एवर इज लोअर। सर लेकिन यहां तो लिखा हुआ है 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रेस्क्राइब। अरे करेंगे तब देखेंगे ना यार, आगे देखेंगे अगले अटेम्प्टों में, अभी नहीं। हाँ अभी अपने इधर ही पढ़ना है अपने को, बराबर। तो 20 और 50 में से लोअर 20 है। अब अगर उस बंदे का पिछले 2 सालों में या करंट ईयर में, पिछले 2 साल भी तो लिखा है, अगर कंपनी के साथ मॉनिटरी रिलेशनशिप सिर्फ 10 लाख रुपए का ही हो रहा है, तो ये बंदा डिबेंचर ट्रस्टी बन सकता है। और अगर इससे ऊपर चला गया तो फिर डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता है। भाई ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, सीधा सीधा से पॉइंट था। अब इस भाई के फंक्शन क्या होंगे, क्या क्या करेगा? डिबेंचर होल्डर के हितों की रक्षा करेगा, इंटरेस्ट, बराबर, तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। सेकंड नंबर, ये चेक करेगा कि कंपनी की जो एसेट है, हाँ वो दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त है कि नहीं है, लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। तीसरे नंबर पे इंश्योर करेगा कि कंपनी ने डिबेंचर ट्रस्ट डीड, हिंदी में, हाँ हिंदी में क्या कहते हैं, ऋण पत्र संविदा के किसी भी भाग का उल्लंघन नहीं किया है, ये भी जांच करेगा, बराबर। चलो, डिबेंचर ट्रस्ट डीड के प्रोविजंस को फॉलो किया भी ध्यान रखना है। अरे इधर फटाफट, कॉल अ मीटिंग ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, जब भी जरूरत होगी डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएगा, यानी ऋण पत्रधारियों की सभा बुलाई जाएगी। नंबर नेक्स्ट, परफॉर्म सच एक्ट एज नेसेसरी, हितों की रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर, जो भी कुछ करना है यार वो सब कुछ करेगा, ये ध्यान रखोगे। लायबिलिटी वाले एक पॉइंट में बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला, पहले ऊपर वाला पॉइंट पढ़ो। अगर डिबेंचर होल्डर ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है या
जो केयर या डिलीजेंस दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाया, और डिबेंचर होल्डर को जो भी नुकसान हुआ उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। बाई चांस अगर ऐसा कोई प्रोविजन लिख दिया जाए, एनी प्रोविजन कंटेन इन अ ट्रस्ट डीड और कॉन्ट्रैक्ट विथ द डिबेंचर होल्डर फॉर एग्जम्प्टिंग अ ट्रस्टी इंडेमनीफाइंग फ्रॉम लायबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट शैल बी वॉइड। अगर उसके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए या डीड में लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए कि यार उसको हम लायबल नहीं करेंगे, तो ऐसा लिख रहे ही अपने आप में क्या होगा, वॉइड होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, मेन बुक में देखो तो यहां नहीं आया, एक मेन बुक में है कुछ, एक आध और देख तो कुछ लिखा हुआ है, इतने मेंबर्स अगर एग्री कर ले तो, हाँ 3/4 इन वैल्यू लिखा हुआ है। 3/4 इन वैल्यू वाले लोग अगर उसको एग्जम्प्ट कर दें अपनी लाइब्रेरी से, तो फिर वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, उसको अंडरलाइन करके रखना। अच्छा पॉइंट है, एग्जाम के हिसाब से भी बढ़िया। 3/4 इन वैल्यू वाले एग्जम्प्ट करें तो हो सकता है, मेन बुक में अपने को दे रखा है। चलो डीआरआर डीआरआई का चक्कर, डीआरआई तो अपने को पता ही है 15% बनाना पड़ता है। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट्स, डीआरआई उसको बोलते हैं, और डीआरआर तुमको पता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, बराबर। ये वही टेबल है जो अकाउंट्स के अंदर भी है। अनलिस्टेड कंपनीज के लिए है बस ये मेनली 10% और 15% वाली, बाकी आजकल किसी को बनाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो सिंपल से बात था। अब इसमें वो डेट्स क्या थी भाई, कब तक कर देना चाहिए? हर साल के 30 अप्रैल या उससे पहले अगले 31 मार्च तक जो मैच्योर होते दिख रहे हैं, बराबर, याद आ गया, उतना अपने को डीआरआर बनाना पड़ेगा। ये अपने को ध्यान में रखना है, टाइमिंग फोकस करना। हर साल के 30 अप्रैल, जैसे ये अभी यह साल आ रहा है अपना 30 अप्रैल 2023, इसके पहले पहले 31 मार्च 2024 तक जो भी रिडीम होते अपने को दिखेंगे डिबेंचर्स, उनका अपने को डीआरआर बना के रखना पड़ेगा। ये सीधा सीधा सा कंसेप्ट है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना है ये भी आपको पता ही है। कंट्रीब्यूशन वही 31 मार्च वाला 15% याद रखना भाई, 15%, ठीक है। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करोगे? या तो बैंक में रख दो, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में लगा सकते हो, या इंडियन ट्रस्ट एक्ट यूडीआई की सिक्योरिटीज में, या फिर उनके बॉन्ड्स में भी अपन ये पैसा रख सकते हैं। ये इसीलिए रखते हैं क्योंकि ये इजीली वापस कैश में कन्वर्टेबल है, अपने को ध्यान में रखना है। तो सिंपल सी बात हो गई, पेमेंट में यूज करना है, इंटरेस्ट रिडीम ठीक है, प्रोसीजर भी ठीक है। ये वाला पॉइंट जो इस बार का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही था, जो मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन था क्या, ये यहां से आया था। लिमिट ऑफ बोरोइंग्स है, सबने ढूंढा है, अकाउंट्स का भी दिमाग लगाया कि यार बोरोइंग्स की लिमिट तो हमने आज तक की नहीं पढ़ी, क्या होती है, दे रखी थी नोट्स के अंदर भी। स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर इफ द बोरोइंग्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर एक्सीड द कंपनीज पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर इससे ज्यादा बोरोइंग का अमाउंट है तो फिर क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। ये लिमिट प्राइवेट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन फॉर्म नंबर PS3 विद इन 30 डेज। अच्छा, अब ये जो दे रखा है ना रेमेडीज, ये तो इजी है, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं। रेमेडीज क्या है? अगर पेमेंट नहीं, अगर डिबेंचर ट्रस्टी को लगे यार एसेट का वैल्यू कभी हमारे डिबेंचर अमाउंट से कम हो रहा है, तो ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेगा, ट्रिब्यूनल फर्दर लोन लेने से रोक देगा। वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो डिबेंचर होल्डर खुद भी जा सकता है ट्रिब्यूनल के पास में, ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर करेगा, पेमेंट करवा देगा। इतनी सी बात लिखी हुई है। तो अपन एक काम कर रहे हैं, इसमें वो क्वेश्चन देख रहे हैं वापस से। हालांकि अब ये सेम क्वेश्चन आ तो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूं अपन क्वेश्चन देखें यार इस टॉपिक पे क्या क्वेश्चन बन चुका है, IC का थोड़ा सा अपने को सिस्टम पता लगे। यही वाला था कि हाँ यही तो है, हाँ जी दिख रहा है क्या? यार ये थोड़ा पेपर ऐसे ही है, पढ़ता हूं मैं एक बार, अमाउंट्स वगैरह बोल देता हूं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ SRD लिमिटेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी engage in business of manufacturing of two-wheelers intend to issue debenture in order to finance its project of electronic scooter manufacturing। सुनना, कंपनी सीक योर एडवाइस, यही आके स्टूडेंट्स की बैंड बजी, रिगार्डिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स। इस पे आ गया मामला।
आगे बोला इट कैन इशू टू रेज द डिजायर्ड फंड, मैक्सिमम कितना इशू कर सकते हो उन्होंने पूछा। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑथोराइज शेयर कैपिटल इन्होंने दे रखी है 1 लाख शेयर है एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक है। सब्सक्राइब पेड अप शेयर कैपिटल में 40 लाख की तो पेड अप कैपिटल है, ऐड होगी। 181C के हिसाब से लिमिट क्या थी, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस, तो एक तो ये हमारे 40 ऐड हो गए, प्रीमियम हमारा 50 लाख का ऐड होगा, जनरल रिजर्व 30 लाख का ऐड होगा और पीएनएल का बैलेंस भी ऐड होने वाला है, ठीक है। ये टोटल लगा ली हमने, यहां पे कितनी आ रही है भाई 1.4 CR, ठीक है। ये अपन ने क्वेश्चन कर रखा था क्लास में, तो 1.4 CR, ठीक है। कैपिटल रिजर्व अपने को लेना नहीं है, ठीक है। ये 8% नॉन कन्वर्टेबल वाले अपने पास में है, अभी बात करते हैं इसका क्या करना है। डिबेंचर्स ऑलरेडी जो इशूड थे, उसके अलावा लोन वोन है, ये सब अपने को पहले से इन्होंने दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि आपका जो बोरोइंग्स है, डिबेंचर्स नहीं बोला है, बोरोइंग्स, वो कभी भी इस लिमिट से एक्सीड अगर करना है तो एसआर पास करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, अब ये जो किया इसमें से 50 लाख लेस किए, कौन से वाले, ऑलरेडी बोरोइंग्स तुम्हारी कौन सी थी, डिबेंचर और ये टर्म लोन, ये ऑलरेडी बोरोइंग्स है ना, तो 30 और 20 कितने हो गए 50, तो ये बोरोइंग्स लेस करने के बाद अपनी मैक्सिमम लिमिट कितनी आ रही है 90 लाख की निकल करके आ रही है। बहुत सीधा सा क्वेश्चन था, आपका जो भी बोरोइंग्स होगा उसकी एक लिमिट दे रखी है, उससे ऊपर अगर जाना है तो एसआर पास करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में मैक्सिमम लिमिट पूछ रहे हैं, तो लिमिट आई 1.4 CR की, इसमें से जो ऑलरेडी हमारी बोरोइंग्स है वो लेस कर दूं, तो अभी आपकी बोरोइंग्स कितनी रहेगी 90 लाख की रहेगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा, अच्छा ये कैश क्रेडिट लोन इन्होंने और ले रखा है हाइपोथेकेशन पे, इससे हमको मतलब नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन रेफरिंग टू द प्रोविजन, क्या पूछा देखना, नंबर 1 द अमाउंट दैट कैन बी रेज्ड बाय द कंपनी बाय इशूइंग डिबेंचर and the resolution if any is required to be passed in the general meeting for the same। ये इन्होंने अपने से पूछ लिया, क्या करूं इसमें, यही समझा देंगे। 90 लाख तक के अंदर तो नॉर्मली आप कर सकते हो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है वो आप कर सकते हो। व्हाट विल बी योर आंसर इफ कंपनी डिजायर टू इशू डिबेंचर विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट डिबेंचर इनटू शेयर्स, वो तो कॉमन सा अपना एक पॉइंट है, कन्वर्टेबल डिबेंचर वाला सेक्शन पूछ लिया, यहाँ कंपनी कर सकती है। तो अपने को पहले वाले में लिखना है कि भाई 90 लाख तक तो ठीक है, उससे ऊपर अगर करते हो तो एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा कोई अमाउंट थोड़ी दे रखा था ऊपर, कितने इशू करना चाह रही है, नहीं, तो अगर ऊपर जाना है तो एसआर पास करना पड़ेगा, ये आंसर में प्रैक्टिकली देना चाहिए था। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये 71 भी अपना यहाँ आके डिबेंचर्स का पूरा हो जाएगा। 72 कोर्स में है नहीं, कल लेंगे। सबसे खास 2 चैप्टर्स हैं अपने, 73 से लगा करके 88 तक का पहला पोर्शन, चार्ज भी साथ में डिपॉजिट्स भी। और डिपॉजिट के अंदर तुमको पता है एक ही चीज सबसे खतरनाक है, वो रूल्स वो जो दे रखे हैं शुरुआत के अंदर, कल बात करेंगे उसके ऊपर। इतना आज करिए, क्वेश्चंस करते रहना भाई साथ में।